हेलो। तो अब यूपीएससी का प्रीलिम्स पास आ रहा है। अब समय है जल्दी जल्दी सिलेबस को रिवाइज करने का, निपटाने का, मॉक टेस्ट देने का, अपनी गलतियां ढूंढने का, ताकि 28 मई को वो गलतियां रिपीट ना हो। हम खड़े हैं यूपीएससी के पॉलिटी सब्जेक्ट पे। पॉलिटी, मैं समझता हूँ इफ नॉट द मोस्ट बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट पे बिना कमांड के यूपीएससी का एग्जाम ख्वाब में भी क्लियर तो नहीं होगा। ठीक है। मैं हर साल क्वेश्चन देख रहा हूँ, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, इवन 22 क्वेश्चन आए थे 2016-17 में। तो पॉलिटी का, और अच्छा ये सिलेबस प्रीलिम्स में है, मेंस में है, इवन इंटरव्यू में भी आएगा ही आएगा। ये सिलेबस आपको कहीं नहीं छोड़ने वाला। तो इसकी कमांड बनाना बेहद ज़रूरी है। अब प्रीलिम्स पास आ गया है तो हम फोकस कर रहे हैं प्रीलिम्स फोकस्ड क्वेश्चंस पे या प्रीलिम्स फोकस्ड सिलेबस पे। हम मेंस की तरफ अभी थोड़ा सा हॉल्ट लेते हैं, अपनी तैयारी करते हैं आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं हम देख ही रहे हैं। ये क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन से, इंट्रोडक्शन टू एंड हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। अब देखने में ये चार्टर एक्ट है, 1853 है, 1813 है, तो क्या पता है हिस्ट्री का क्वेश्चन हो। पर नहीं, ये एग्रेरियन या इकोनॉमिक पॉलिसी की बात नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन बात कर रहा है गवर्नेंस की। ये क्वेश्चन बात कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की, कि कैसे ब्रिटिश ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे सुचारू रूप से या जैसे भी रूप से चलाया है। क्या क्या उन्होंने पॉलिसियाँ लगाई होंगी, क्या क्या उन्होंने स्टेटमेंट यहाँ जो दी हुई है इनमें से सही है कि नहीं है, वो हमें पता करनी है। मेरा दावा है इस क्लास के बाद आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे, बट नंदलेस मैं अगली क्लास में इनको डिस्कस करूंगा ही करूंगा। सो इफ़ यू आर केपेबल और नॉट, विल गेट थ्रू दीज क्वेश्चंस। आगे और भी क्वेश्चंस हैं। मैं चाहता हूँ अब एक बार यू टेक अ गुड लुक। और नहीं हो रहा है, नहीं सॉल्व हो पा रहा है, इट्स गुड, इट्स बेटर कि ठीक है हमसे अभी नहीं हो रहा है पर अब होगा। और ये गलतियाँ हम यहाँ देख लेंगे तो हमसे आगे मॉक टेस्ट में या 28 मई को ये गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है। तो पॉलिटी की तैयारी, पॉलिटी की पढ़ाई कितनी डीप है, कितनी हिस्ट्री है इसकी, कहाँ से शुरू करें, कितनी जाएं, देखते हैं। पॉलिटी हमारा जो आज का जितना लीगल फ्रेमवर्क है, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो स्टैट्यूट्स हों, चाहे वो ऑर्डिनेंसेस हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हों, चाहे आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, सीपीसी हो, या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, सारा का सारा हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है ये कॉमन इंग्लिश लॉ से आया है। कॉमन इंग्लिश लॉ माने जब ब्रिटिश यहाँ आए और उन्होंने एक जो लीगल स्केलेटन तैयार किया, खाका तैयार किया, हमारा सारा का सारा पॉलिटी का सारा जितना खेमा है वो सारा वहीं से आया है। तो एक ब्रीफ में बहुत जल्दी, मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाह रहा हूँ और हिस्ट्री पढ़ाना मेरा काम भी नहीं है। मैं आपको खाली कैचअप करा देता हूँ कि क्या हुआ था। सन 1600 क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ने एक रॉयल चार्टर दिया अपनी सरकार के द्वारा। रॉयल चार्टर माने एक परमिशन, खाली एक कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परमिशन दी कि आप जा सकते हो इंडिया, और खाली आप ही जा रहे हो, और वहाँ पे जाके आप ट्रेड करो, व्यापार करो, सोना चांदी से करो, हीरे मोती से करो, पैसे से करो, चीनी, दाल चीनी, नमक, मसाले, कॉटन, सिल्क, गेहूँ, चावल, इन सब में आप व्यापार करो, अच्छे से करो, कमाओ और टैक्स दो। कंपनी को, खाली एक कंपनी को ये चार्टर मिला, ये परमिशन मिली कि वो जाके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए और यहाँ पे आके राजे महाराजों से दोस्ती करे, मार्केट में अपना सौदा करे, व्यापार करे, करना उन्होंने शुरू किया। सन 1608 में ये कंपनी इंडिया आती है, ईआईसी एंटर्स इंडिया, और आके इन्होंने बड़े प्यार से, सहूलियत के साथ अपना धंधा कारोबार अपना शुरू किया। आए तो ये सबसे पहले तो ये राजे महाराजाओं से यहाँ से दोस्ती करते हैं, लोकल रूलर से दोस्ती करते हैं, मुगल एम्परर से दोस्ती करते हैं। बाय द वे, सन 1608, आपको लगता है इस समय दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा होगा? एक बहुत बड़े राजा थे, वो बैठे होंगे, आप उनका नाम बताइएगा। ठीक है। सन 1608 में ईआईसी यहाँ आ चुकी है और शांति से बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपना व्यापार करना शुरू कर चुकी है। अब सन 1608 से लेके अब तक, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ अगले 100-150 साल, इस कंपनी ने यहाँ पे कई दोस्तियाँ करी, कई ट्रीटी करे, अलायंस करे, समझौते किए, लड़ाइयाँ भी लड़ ली, राइवल्स को भगा दिया, पोर्टुगीज़, फ्रेंच, डच, इवन फॉर दैट मैटर स्पेनिश, सबको हटाया इन्होंने। खाली
ब्रिटिश कंपनी यहाँ रही, ठीक है, सबको हरा देने के बाद, सबसे दोस्ती करने के बाद, सबसे सारे मसले सुलझाने के बाद फिर आया टाइम 1764 का, 1764। ऑफ कोर्स यू वुड नो दिस। 1764 में एक बैटल हुई, बहुत बड़ा युद्ध हुआ, बैटल ऑफ डैश। अब बताइए ये कौन सी बैटल थी, ठीक है। इस बैटल में कंपनी ने 3 इंडियन सेनाओं को अकेले एक साथ एक अपने दम पे हरा दिया, ठीक है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 में सबसे बड़ी ताकत बन के सामने उभर के आ गई। अब पूरे देश पे पूरा देश इनके सामने खुला हुआ था, और पूरा देश जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो एक प्राइवेट ब्रिटिश आउटसाइडर कंपनी की मर्जी पे था। इन्होंने आके सबसे पहले तो मुगल एक एम्परर थे उस समय जो हारे हुए, शाह आलम से पहले तो दीवानी ली। इनसे कहा कि अब बहुत हो गया, अब लाओ, अब टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू और सिविल जस्टिस हम देख लेंगे, ठीक है। कहाँ की ली इन्होंने? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। 65 में इन्हें मिली दीवानी। दीवानी एक उर्दू वर्ड है, दीवानी मतलब राइट ओवर कलेक्टिंग रेवेन्यू, ठीक है। दीवानी मिली कहाँ की? बंगाल, बिहार। ये कौन से एरियाज हैं? ये वो एरियाज हैं जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड थे, गैंगेटिक प्लेन्स। यहाँ सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज थे, पैसा था, पॉपुलेशन थी, और यहाँ के लीडर्स, यहाँ के रूलर्स को इन्होंने एक चित हराया था। अवध के निज़ाम, बंगाल के नवाब, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, अवध के नवाब, बंगाल के निज़ाम और मुगल एम्परर खुद, तीनों की सेनाओं को इन्होंने हरा दिया 1764 में उस बैटल में, जो बैटल का नाम आप बताएंगे लिस्ट अपने कमेंट में। दीवानी मिलने के बाद इनका सबसे बड़ा वर्चस्व कायम हो गया। इन्हें मिल गई राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। इन्हें क्रिमिनल जस्टिस से कोई मतलब भी नहीं था। इन्हें नहीं मतलब था लोगों को न्याय मिल रहा है, लोगों को खाना मिल रहा है कि नहीं, लोगों की चोरी चकारी, लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं, इन्हें कोई मतलब नहीं था। इन्हें खाली अपना टैक्स चाहिए था, इन्हें खाली अपना पैसा चाहिए था, और इन्हें बस रूल करना था कुल मिला के। अब ये कंपनी, ये एक प्राइवेट कंपनी एक टेरिटोरियल पावर बन के उभर के आ गई। टेरिटोरियल माने इसने एक ज़मीन पे कब्जा कर लिया, उस ज़मीन के लोगों पे कब्जा कर लिया, उस ज़मीन के रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया, हर चीज़ पे। जब ये एक बार हो गया 1765 में, अब कंपनी गुंडागर्दी भी करेगी, करा इन्होंने, आगे आने वाले समय तक भी करते रहे। तो इतनी गुंडागर्दी देखने के बाद ब्रिटेन के लोगों को लगा कि यार ये ठीक नहीं है। वहाँ की सरकार को लगा कि ये बिल्कुल ही एकदम, मतलब ये जो कंपनी है खाली यही तो अंग्रेज़ का एक चेहरा है इंडियन के सामने, और ये कुछ भी बिहेव कर रहे हैं, ये कुछ भी डकैती कर रहे हैं, कुछ भी रिश्वत ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो इनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल होना ज़रूरी है। कैसे करें कंट्रोल? तो उसके लिए ब्रिटेन की सरकार ने ब्रिटेन पार्लियामेंट में एक लॉ पास कराया। अब वो लॉ जो पास कराया, वो लॉ हमारी इस कंपनी के ऊपर लागू हुआ, जो इंडिया में आके रूल करने लग गई है, एकदम ताकत बन के उभर आई है, और ये ट्रेड भी कर रही है, व्यापार भी कर रही है, और ये एक्सप्लॉइट कर रही है लोगों को। तो इसकी हरकतों पे थोड़ा सा लगाम लगाने के लिए पहला ट्राई शुरू हुआ। यहाँ से शुरू होती है कहानी। ये है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेशन लाना शुरू कर दिया गया कि अब बहुत हो गया, थोड़ा सा इन पे लगाम लगाते हैं, इनकी थोड़ी हरकतें करो, पर थोड़ा हौसले से करो, हिम्मत से करो, एकदम इतना ज़्यादा उभर के मत करो। कैसे करा? सबसे पहले बोला कि देखो, जो तुम्हारी कंपनी का जो सबसे ऊंचा ऑफिसर है, सबसे हाईएस्ट ऑफिसर है, वो है जो बंगाल का गवर्नर। अब उसको हम कहेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल का नाम हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स हो गए, ठीक है। गवर्नर जनरल का मतलब है कि अब ये खाली गवर्नर नहीं है, खाली गवर्नर होंगे बॉम्बे के, मद्रास के, बाकी प्रोविंसेस के, पर बंगाल के गवर्नर जनरल थोड़ा सा ऊंची चीज़ होगा, ये थोड़े बड़े आदमी बन गए कहने के लिए। अब दूसरी बात, जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज हैं, यहाँ के जो गवर्नर्स हैं, ये थोड़ा इनसे नीचे हो गए। मतलब बंगाल इज ग्रेटर दैन बॉम्बे प्लस मद्रास,
ओके, अंडरस्टूड। क्योंकि बंगाल जो एरिया था वो ज़्यादा टैक्सेबल था, वो ज़्यादा इकोनॉमिकली साउंड था, ज़्यादा पैसा देता था, ज़्यादा टैक्स भेजता था। तो जाहिर बात है जो ज़्यादा पैसा दे रहा है उसको ज़्यादा हक भी है बोलने का, तो वो ऊंचे भी हैं। अब कंपनी के लिए बोला गया कि देखो, इंडिया में तो सबसे बड़ा ऑफिसर गवर्नर जनरल ये बैठे हैं बंगाल में, पर लंदन में हम किससे बात करें? लंदन में हम एक बना रहे हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये बन गए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक ग्रुप होगा ऐसे ब्रिटिश लोगों का जो कंपनी के हर मसले पे निगरानी रखेंगे, ऑर्डर देंगे और रिपोर्ट सबमिट करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को, सरकार को। ठीक है, ये इस कंपनी की गवर्निंग बॉडी हो जाएगी। तो ये क्या क्या देखेंगे? ये देखेंगे रेवेन्यू, ये देखेंगे सिविल मैटर्स, ये देखेंगे मिलिट्री अफेयर्स। कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कितना लगा रही है, कहाँ कोई मिल लगा रही है, कोई फैक्ट्री लगा रही है, कितनी सेना रख रही है एक किले में, कितने कोई सिविल मैटर चल रहा है, कोई ज़मीन का डिस्प्यूट है, कुछ भी है, सारा ये देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और ये अपनी मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली, एनुअली रिपोर्ट अपनी पेश करेगा सरकार को। ये होंगी गवर्निंग बॉडी, सबसे पहली बात। ठीक है, अब जो कंपनी के अफसर थे, जो रईस होना दिख रहे थे, जो दिख रहे थे कि कंपनी टैक्स दे रही है 50 और कंपनी के एम्प्लॉय कमा रहे हैं 40, तो ये पॉसिबल कैसे है? जबकि ये तो छोटे लोग हैं, इतनी सैलरी तो नहीं हो सकती कंपनी जितनी बराबर। तो कंपनी के लिए बोल दिया गया कि भाई देखो, तुम्हारे जितने एम्प्लॉय हैं, तुम्हारे जितने सर्वेंट्स हैं, ऑफिस जितने ऑफिशियल्स हैं, ये अपना किसी भी तरीके से ना प्राइवेट कोई ट्रेड करेंगे, ना कोई प्रेजेंट्स या कोई ब्राइब किसी भी तरह की लोकल नेटिव इंडियन से नहीं ले सकते। अंडरस्टूड? ठीक है, अंडरस्टूड। एक बोला गया कि भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट भी चाहिए वहाँ पे, वहाँ कोई माल मसला हो नहीं पा रहा है, वहाँ कुछ सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, और ट्राई टू ब्रिंग सम ऑर्डर, ट्राई टू ब्रिंग सम लीगैलिटी देयर। तो एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कैलकाटा में, जिसमें 1 CJI, उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस 3 अदर जजेस। ओके, ये हो गए। गवर्नर जनरल अकेला आदमी इतना काम नहीं कर पाएगा। गवर्नर जनरल के लिए बोला कि आप एक काम करो, आप अपने साथ 4 लोगों को रख लो। ये बोला जाएगा गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव माने कार्यपालिका। अभी ये लेजिस्लेटिव और इसमें बहुत फर्क है। ये 4 लोगों का एक गुट बनेगा, ये सॉरी 1+4। ये 4 लोग इनकी हेल्प करेंगे गवर्नर जनरल की, कि जो भी कोई काम लेना होगा, जो भी कोई काम करवाना होगा, कोई लॉ पास कराना होगा या कोई और रेगुलेशंस होंगे, सब मिलके ये काम कर लेंगे। एक गवर्नर जनरल से काम नहीं हो पाएगा इतना। ये पहली बार ब्रिटिश सरकार कोई एक ऐसा एक्ट लेके आई जो हमारे देश के ऊपर रूल करने वाली कंपनी के ऊपर लग रहा था। नेक्स्ट, जब ये पहली बार आएगा तो कुछ गलतियां भी आएंगी, पहली बार हो रहा कोई चीज़, अगली बार देखेंगे, इसको सुधारेंगे। फिर एक आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसी सेटलमेंट, ये अमेंडिंग एक्ट था, और इस 73 के एक्ट में थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए, थोड़ा सा सुधार लाने के लिए इसको लाए गए। सुधार क्या कहते हैं? जो अंग्रेज़ों के हिसाब से सुधार है, और कोई सुधार नहीं। पहला सुधार ये कि जो गवर्नर जनरल होंगे, ये अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी काम करेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चनेबल नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट हमने बनाई है पिछली बार, उस सुप्रीम कोर्ट के सामने इनका कोई भी ऑफिशियल एक्टिविटी ला नहीं सकते आप, कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। और यही अकेले नहीं, अगर कोई एम्प्लॉई कंपनी का कैसा भी कदम उठाता है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो भी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सकता। तो भाई फिर सुप्रीम कोर्ट करे क्या? जब कुछ नहीं कर पा रही तो क्यों क्यों बनाई है? तो सुप्रीम कोर्ट का काम ये है, सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो होगा ओवर कैलकाटा। एंड ये जो जो मसले देखेंगे, यानी लोकल इंडियंस के लिए, वो मसले खाली पर्सनल लॉ से चला करेंगे। पर्सनल लॉ माने जो लोगों के अपने पर्सनल लॉ हैं, हिंदू होगा तो हिंदू लॉ, मुस्लिम होगा तो मोहम्मदन लॉ, ऐसे करके लॉज। अभी इस समय कोई आईपीसी का जिक्र नहीं है। अभी सारी क्राइम्स का, ऑफेंसेस की सज़ा अलग अलग होगी सबके पर्सनल लॉ के हिसाब से। या तो हिंदू लॉ से चलेगा, जैसे शादी, जैसे डिवोर्स, या मोहम्मदन लॉ, शरिया लॉ, ऐसे। अब सुप्रीम कोर्ट का अकेले बस ये काम नहीं है, ये काम और भी कोई देख सकता है। जो लोकल अदालतें हैं,
प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं या मुंसिफ अदालतें जिन्हें कहते हैं, तो प्रोविंशियल कोर्ट्स में जो फैसले होंगे, ये फैसले अगर कभी ऊपर अपील करने जाएंगे, मान लो कोई लोकल अदालत है, कोई मेरा और किसी का मुकदमा चल रहा है और मैं उसमें हार रहा हूँ या मुझे पता है कि मुझे इसमें न्याय नहीं मिल पा रहा, तो मैं प्रोविंशियल कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करूँगा, नहीं, मैं जाऊँगा सीधे गवर्नर जनरल के पास। ये बोला गया। गवर्नर जनरल बड़े नोबल आदमी होंगे, बड़े समझदार आदमी होंगे, तो इन कोर्ट्स के फैसले ये देख लेंगे। अगर इस कोर्ट ने कोई फैसला दिया छोटी अदालत में, निचली अदालत में, सुप्रीम कोर्ट से नीचे जो बैठती है, जो लोकल बंगाल में होंगी, क्योंकि खाली सुप्रीम कोर्ट के अलावा और भी तो कोर्ट्स हुआ करती थी, और वो कोर्ट्स में लोकल इंडियंस हैं, लोकल पंचायत है, लोकल मौलाना हैं, लोकल पंडित हैं, तो इन कोर्ट्स के जो मसले होंगे वो जाएंगे साहब के पास। अगर वो मसले दोबारा हियरिंग में जा रहे हैं, दोबारा सेकंड री अपील में जा रहे हैं, तब। चौथा, यही जो गवर्नर जनरल होंगे ये खाली डिसाइड कर सकते हैं कि इन प्रोविंशियल कोर्ट्स का काम कैसे होगा, ये कैसे फंक्शन करेंगे प्रोविंशियल, और इनकी प्रोटोकॉल क्या होगा, इनका तरीका कैसे होगा काम करने का, ये कौन से केस लेंगे, कैसे केस लेंगे, जुरिडिक्शन क्या होगा। तो प्रोविंशियल कोर्ट्स की फंक्शनिंग, ये सारा इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में आ गया। ये इन्होंने एक्ट सेटल कर दिया, इन्होंने अमेंडिंग एक्ट किया ये। अब ये कह रहे हैं कि हमने हाँ इसको सुधार दिया, अब सारा अब दूर से अच्छा लग रहा है देखने में। ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट आएगा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, 1773, 1781, देन 84। ऐसे कुल मिला के ऐसे 15 एक्ट हैं जो हमने 1773 से लेके 1947 तक देखे हैं, और इन्हीं 15 एक्ट्स ने हमारा संविधान को आज का शेप दिया है। तो हम उसी को पढ़ रहे हैं और उसी का एक क्रोनोलॉजी में, एक फ्लो में, एक एल्गोरिदम के साथ हम उसको समझ रहे हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स वाज प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम था विलियम पिट, और ये ब्रिटेन के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। 23 साल का लड़का प्राइम मिनिस्टर बना। प्राइम मिनिस्टर बन के इसने बड़ा प्रैग्मेटिक सोच, एकदम नया आदमी, एकदम नई बातें कर रहे हैं और ऊंची ऊंची बातें, नया लड़का, नया आइडियाज़ आते हैं, वही आइडियाज़ हैं। इन्होंने पहली बार बोला कि देखो कंपनी जो हो गई है बहुत बड़ी, और कंपनी अगर जब इतनी बड़ी हो गई है 1784 में, जो सन 1600 से काम कर रही है, सन 1600 में ये इंडिया आ चुके हैं, ये 1608 में, ये इनको 200 साल होने जा रहे हैं ऑलमोस्ट, और ये अब जाके इंडिया में इतनी स्थापित हो चुकी है और इतना इन्होंने गढ़ बना लिया है कि ये हर काम कर रहे हैं। ये कॉमर्शियल काम भी कर रहे हैं, ये ट्रेड भी कर रहे हैं, ये राजाओं के दरबार में अपना ऑफिशियल आदमी बिठाते हैं, ये राजा को रातों रात गद्दी से उतरवा देते हैं, मरवा देते हैं, नया बिठा देते हैं, जो भी करते हैं ये सब काम कर रहे हैं। तो पहली बात तो देखो ऐसा है कि गवर्नर जनरल साहब, अब आपका काम बहुत थोड़ा सा नहीं रह गया है, आपके पास बहुत काम है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि अपने कामों को अलग अलग करो। पहली बात तो आपका कॉमर्शियल काम अलग है, आपका पॉलिटिकल काम अलग है, ठीक है। ये काम कैसे मॉनिटर होगा? ये काम मॉनिटर ऐसे होगा कि हम डबल गवर्नमेंट बना रहे हैं। डबल गवर्नमेंट कहाँ? लंदन में, इंडिया में नहीं। इंडिया में अभी भी गवर्नर जनरल बैठ रहे हैं और उनके साथ 4 मेंबर्स और बैठते हैं। वो हाईएस्ट बॉडी है इस देश में जो कानून बना रही है, कानून पालन करवा रही है कानून का। पहली बात तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले बने हुए थे वो ये खाली देख रहे हैं कंपनी के कॉमर्शियल काम, ये वाले कि कंपनी कितना पैसा लगा रही है, कितना पैसा कमा रही है, कितने लॉस में है, कहाँ कोई नया प्लांटेशन, नई फैक्ट्री, नया कोई कैपिटल, नया कुछ इन्वेस्टमेंट, जो वो सारा काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देख रहे हैं। इनसे बड़ी और इनसे ऊपर एक बॉडी बैठेगी, उसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर बैठ रही हैं और ये देख रहे हैं बड़े बड़े काम, पॉलिटिकल काम, कि कंपनी किसको वहाँ पे राजा बना दे रही है, कंपनी किससे कैसी डील कर रही है उसका राज लेने के लिए या उसके राज में अपनी सेना की तैनाती करवाने के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर बैठेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इनसे रिपोर्ट लेगा, ये रिपोर्ट देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ऐसे होगा, ये होगा ड्यूअल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट, ठीक है। इस एक्ट ने एक चीज़ स्थापित कर दी
कि देखो ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य कंपनी पे आता जा रहा है, ब्रिटिश सरकार कंपनी के एंगल्स को कंट्रोल कर रही है, ब्रिटिश सरकार कंपनी के अफेयर्स को मॉनिटर कर रही है। तो इसलिए कंपनी के जितने भी इंडियन टेरिटरीज हैं उनको हम बोलना चाह रहे हैं ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया। अंडरस्टूड? कंपनी के जितने भी, कंपनी ने जो जो अब तक एक्वायर किया है, लैंड, रिसोर्सेज, पीपल, मनी, वो सारा ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया कहलाएगा। दैट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली क्लियर। ये विलियम पिट कह के चले गए। फिर आया एक नेक्स्ट छोटा सा एक्ट, एक्ट ऑफ 1786। ये 2 साल बाद ही आया, ज़रूरी इसलिए था क्योंकि एक बड़े साहब थे जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस क्योंकि अब बहुत बड़े आदमी हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं इंडिया तब जाऊंगा जब मेरी 2 शर्तें मान ली जाएंगी। क्या शर्तें हैं? इन्होंने कहा देखो ऐसा है, मैं इंडिया तब जाऊंगा जब पहली बात तो मुझे उस काउंसिल पे, जो आपने काउंसिल बनाया है 1+4, मुझे उस पर दोगे आप वीटो। क्योंकि अगर ये चारों एक साथ हो गए या इनमें से 3 भी एक साथ हो गए तो मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, फिर मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। तो मैं तब जाऊँगा जब मेरे पास वीटो होगी। ठीक है। दूसरी बात, मुझे आप बनाओ कमांडर इन चीफ। किनका? जितनी भी सेना कंपनी की तैनात है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मैं उसका सुप्रीम मिलिट्री कमांडर होऊंगा। सारी सेना मेरे हाथ में रहेगी, सारी सेनाओं की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं एक मिलिट्री पर्सन हूँ, मैं एक आर्मी मैन हूँ, मैं नेवी से आया हूँ और मुझे मिलिट्री समझ में आती है, मुझे डिसिप्लिन समझ में आता है। आई वॉन्ट टू बी द कमांडर इन चीफ। तब मैं जाके आपका गवर्नर जनरल बनने जाऊँगा बंगाल का, इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ब्रिटिश सरकार ने कहा ठीक है जाओ, जैसी मर्जी आपकी करो, ऑल द बेस्ट, कर दिया इनको। ठीक है। अब 6 साल बाद फिर आया एक चार्टर एक्ट। चार्टर नाम चेंज हो गया, अब रेगुलेटिंग एक्ट से, एक्ट ऑफ अमेंडमेंट से, एक्ट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट से लेके अब थोड़ा नाम चेंज कर रहे हैं, चार्टर एक्ट। अब चार्टर एक्ट के नाम से 4 एक्ट आएंगे आने वाले 40 साल में, 50 साल में। ठीक है। 1853 तक अब चार्टर एक्ट ही चलेगा। और इस चार्टर एक्ट में पहली बार बोला गया कि देखो ऐसा है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था वो हम एक बात तो सही कह रहे हैं कि वो सही है। वो सही क्या है? वो ये है कि जो वीटो है, वीटो होगा सारे गवर्नर जनरल्स के लिए। जितने गवर्नर जनरल्स हुए होंगे आगे भी, वीटो फॉर ऑल गवर्नर जनरल्स। मतलब जो देश का, इस कंपनी का जो हाईएस्ट ऑफिसर है, वो हाईएस्ट तभी बन पा रहा है जब उसके पास कुछ ऐसी एक्स्ट्रा पावर हो। तो इसलिए जितने भी सारे ऑफिसर्स होंगे उनके पास एक अपना वीटो पावर होगा, वो कुछ भी काम करा सकते हैं, कभी भी करा सकते हैं। ये बात हो गई। सेकंड बात बोली गई कि देखो कमांडर इन चीफ की जो आपने शर्त रखी थी ये हम नहीं मान पा रहे हैं, क्योंकि कमांडर इन चीफ एक मिलिट्री पर्सन है और आप बनने जा रहे हो एक पॉलिटिकल पर्सन, एक हाईएस्ट बॉडी जिसको लॉ बनाने हैं, जिसको लॉ इम्प्लीमेंट करवाने हैं, जिसको टैक्स लेना है। तो इतने काम आप मत करो। आप क्या करो, कमांडर इन चीफ इसका हिस्सा नहीं होगा। ये बात हो गई। कमांडर इन चीफ नॉट अ मेंबर ऑफ काउंसिल, अनलेस ये पहले से अपॉइंटेड ना हो ऐसे। ठीक है, ये हो गया। सेकंड, थर्ड सॉरी, इसमें एक चीज़ और बोला कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो गवर्निंग बॉडी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर बैठ रही है, उस बॉडी की सैलरी, उस बॉडी के एक्सपेंसेस, उस बॉडी में जितने लोग हैं उनके खर्चे, उनके घर, नौकर चाकर, गाड़ी बंगले, ये सारा खर्चा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सारा एक्सपेंस ये आएगा इंडियन रेवेन्यूज से। क्योंकि आफ्टरऑल ये इंडियन कंपनी को ही गवर्न कर रहे हैं, ईस्ट इंडियन कंपनी को, तो ब्रिटिश सरकार क्यों देगी इसके पैसे? हम नहीं दे रहे हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक्सपेंस टू कम फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। ये हो गया। ये बातें थी चार्टर एक्ट की 1793। अब इसके बाद 1793 के बाद आता है, 20 साल हो चुके हैं। हाँ सॉरी, मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ। कंपनी के लिए बोल दिया कि तुम्हारी जो ट्रेड मोनोपोली है, मतलब ट्रेड मोनोपोली क्या है? ट्रेड मोनोपोली है
कि ये कंपनी अभी तक अकेली ब्रिटिश कंपनी है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आके काम कर रही है। और इस कंपनी को टाइम कितना हो गया, 1608 से लेके 1793 तक ये कंपनी ने एब्सोल्यूट रूल किया है, एब्सोल्यूट टैक्स कलेक्ट किया है, एब्सोल्यूट ट्रेड किया है हर चीज़ में। चाय, चीनी, कॉफ़ी, सिल्क, कॉटन, गेहूँ, चावल, धान, इवन इंडिगो डाई ब्लू जो होती है। तो इस कंपनी ने बहुत मुनाफा कमा लिया। इस कंपनी का टाइम अब पूरा हो चला है और ब्रिटेन में काफ़ी लोग बोलना शुरू कर रहे हैं कि अब हमें भी जाने दो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, और हम भी जाके कमाना चाहते हैं, हम भी जाके ट्रेड करना चाहते हैं, हम भी जाके मुनाफा बनाना चाह रहे हैं। कंपनी ने कहा कि ऐसे मत करो, हम थोड़े बड़े आदमी हैं, हमको थोड़ा सा रियायत दो, हमको थोड़ा हमको थोड़ा कंसेशन चाहिए, हम आपके पहले हैं, फेवरेट हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने बोला कि देखो ऐसा है, तुम्हारी ट्रेड मोनोपोली है अब 20 साल की, और 20 साल बाद तुमसे बात करेंगे। ट्रेड मोनोपोली इस कंपनी की 20 साल के लिए फाइनलाइज कर दी कि 20 साल बाद मार्केट ओपन हो जाएगा, चिंता मत, इसके बाद बोलना मत। ये हो गया, ठीक है। फिर 20 साल हुए, 1813 चार्टर एक्ट आया। 1793 में आया था लास्ट चार्टर एक्ट, उसके बाद ये दूसरा चार्टर एक्ट आया। कंपनी का ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दिया, एबॉलिश्ड। अब और भी लोग अपनी कंपनी लेके इंडिया आ सकते हैं ट्रेड करने, या इन कोर्ट्स बोलूं तो लूट करने, ठीक है। पर कंपनी क्योंकि पहली थी, इतनी पसंद थी ब्रिटिश सरकार, आखिरकार कंपनी ने ही तो ब्रिटिश को इंडिया दिया ना, तो उनकी थोड़ी सी सुनवाई करने के लिए, उनका थोड़ा सा मान सम्मान रखने के लिए कंपनी को ही बोल दिया कि एक काम कर लो, ट्रेड इन टी। ब्रिटेन में टी बहुत फेमस है, टी बहुत पॉपुलर है एंड वेरी फेवरेट ड्रिंक है वहाँ पे। तो चाय का व्यापार और चाइना से व्यापार जितना भी होगा वो कंपनी का अभी भी, ठीक है। ये जो सबसे मुनाफे की जगह थी, इनमें कंपनी रहेगी। बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, बाकी जितना भी ट्रेड है, जितना भी किसी भी तरह का व्यापार है, उसमें अब फ्री मार्केट होगा, उसमें कोई भी कंपनी जा सकती है। रॉयल चार्टर खाली कंपनी के पास नहीं रहेगा। पॉइंट 1। पॉइंट टू बोला कि अब ऐसा है, तुम इतने वहाँ पे 200 साल हो चुके हैं, 200 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और तुम एक आइसोलेटेड कम्युनिटी की तरह रह रहे हो। सो व्हाट यू डू इज़ यू स्टार्ट पुटिंग क्रिश्चियन मिशनरीज ऑन द ग्राउंड। यू गेट मिशनरीज फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से चर्च के लोगों को लेके जाओ, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी प्रोपोगेट करो, अपना धर्म फैलाओ, अपनी बातें करो, और साथ में एक कम्युनिटी डेवलप करो। ओके फाइन, इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी ओपन हार्टेड लैंड फॉर रिलीजन, सो ये तो होना ही था। पर इस एक्ट में ना दो बातें बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट भी हुई, एंड विच आर वेरी वेरी फंडामेंटली स्मार्ट। आई टेल यू हाउ। दूसरी बात इस चार्टर एक्ट में बोली गई, एक मतलब तीसरी, दो तो हमने पिछली कवर कर ली, तीसरी ये थी कि कंपनी को बोला कि देखो अब तुम एक काम करो, अब तुम वहाँ पे थोड़ा सा वेस्टर्न एजुकेशन फैलाओ, वेस्टर्न एजुकेशन इंडियंस को सिखाओ। इससे क्या होगा, वेस्टर्न एजुकेशन से जब तुम लोगों को सिखाओगे तो पहली बात तो तुम्हारे पास एक वर्किंग क्लास हो जाएगी जो तुम्हारे साथ रूल करने में, गवर्न करने में तुम्हारी हेल्प करेगी। साथ ही ये वर्किंग क्लास ऐसी होगी जो वेस्टर्न कल्चर से, वेस्टर्न एजुकेशन से, इंग्लिश लैंग्वेज से ट्रेंड होगी और तुम्हारे प्रति लॉयल होगी। एब्सोल्युटली ट्रू, ये भी है। जो अब कंपनी ने क्या ट्राई किया, यहाँ से डिवाइड एंड रूल का जो फंडा निकल के आता है, धीमे धीमे दिखना शुरू हो जाता है। व्हाट दे इनिशियली ट्राइड वाज कि उन्होंने सोचा कि जो भी वंचित वर्ग है, जो भी ऐसी कैटेगरीज ऑफ पीपल हैं जो ऑस्ट्रेसाइज्ड हैं, या जो एट्रोसिटीज़ के परेशान हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, या लेबर क्लास है, विमेन है, माइनॉरिटीज़ हैं, इन लोगों को पकड़ो और इनको कहो तुम परेशान हो, इंग्लिश सीखो, हमारे साथ काम करो, इनके ऊपर रूल करो। ट्रू, इनके ऊपर रूल करोगे, तुमको देखा देखी और लोग आएंगे, तो हम ऐसे 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 लोगों को इंग्लिश सिखा चुके होंगे और इंग्लिश वेस्टर्न कल्चर में ट्रेन कर चुके होंगे, जो हमारे प्रति लॉयलिस्ट हैं, हमारे प्रति लॉयल रहेंगे। क्योंकि अब तक ना हम देख रहे थे 1813 तक ना थोड़े बहुत कहीं ना कहीं छुटपुट बवाल होने शुरू हो चुके थे, क्योंकि इंडियंस आउटसाइडर्स के अंडर काम कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, स्लेव बने हुए हैं, तो वो चीज़ हमसे हजम भी नहीं हुई होगी और हमने बहुत सारे उपद्रव किए होंगे।
इसके बाद वेस्टर्न एजुकेशन का ऑफ कोर्स आया कि हमें करना चाहिए और हम प्रोपोगेट करना चाहिए, तो इन्होंने करवाया। चौथी चीज़, इन्होंने एक चीज़ और इम्प्लीमेंट करवाई। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट मूव था एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये था कि वहाँ की जो इंडिया की जो लोकल गवर्नमेंट होंगी, जो भी हैं, राजे महाराजे पंचायत, ये क्या कर सकती हैं, आप इनको भी छूट दो कि ये भी टैक्स और कलेक्ट कर लें। हम तो जो कलेक्शन कर ही रहे हैं टैक्स का, वो तो कर ही रहे हैं, पर लोकल गवर्नमेंट अपने कोई भी लोकल राजे रजवाड़े महल के किले के अपने लोग होंगे, आमेर के, अजमेर के, इंदौर के, ग्वालियर के, आगरा के, जितने भी रूलर्स हैं छोटे छोटे, ये रूलर्स भी अपना अपना टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। अब क्या होगा इससे, जैसे किसी छोटे म्यूनिसिपैलिटी को, किसी छोटे रूलर को अपने स्टेट में कोई नहर बनवानी है, कोई स्कूल खुलवाना है, कोई कुआं बनवाना है, कोई नदी, कोई कैनाल, कोई कुछ भी काम कराना है, तो उसके लिए वो टैक्स ले सकता है। ये बोला इस एक्ट में, चार्टर एक्ट में। अब इससे नुकसान ये हुआ कि जो इंडियन तबका जो पहले से ही जिसकी कमर टूटी हुई थी, कर दे दे के, टैक्स दे दे के, वो इनको भी टैक्स दे रहा है, वो इनको भी टैक्स दे रहा है। 100 रुपये टैक्स अगर मैं एक गरीब आदमी मैं सरकार को दे रहा हूँ, तो उसमें से 97 रुपये तो इंग्लिश सरकार ले जा रही है, 3 रुपये ये भी ले रहे हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं बच रहा है। तो इवेंचुअली क्या होना शुरू हुआ कि मैं इनकी तरफ झुकाव मेरा ज़्यादा हो गया, क्योंकि मुझे दिख रहा है मेरे अपने लोग भी मुझे लूट रहे हैं, और जब यही मुझे पढ़ा रहे हैं तो फिर मैं इनके पास क्यों ना जाऊँ, मैं इनका लॉयलिस्ट बन जाऊँगा। दिस वॉज दिस वॉज अ ट्विन ब्लेड। और ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत ही बैड रूप लिया इसने। और अंग्रेज़ों के लिए हमने देखा भी हिस्ट्री में कि कई ऐसे सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन थे जो अंग्रेज़ों के प्रति लॉयलिस्ट रहे, और फ्रीडम स्ट्रगल में भी कई ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे लॉयलिस्ट लोगों की हमने कहानियाँ सुनी हैं और उनके किस्से चलते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट ने टैक्स अपना इम्पोज करना शुरू कर दिया। साथ ही दे कैन पनिश, लोकल गवर्नमेंट्स दे कैन पनिश वो पीपल जो लोकल टैक्स नहीं दे रहे हैं। दोनों हाथों से ताली है इनके, अंग्रेज़ों के तो दोनों हाथ ताली बजा रहे हैं, वो तो, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम खाली आ रही है इंडियंस की यूनिटी में। हमारी स्ट्रगल कमज़ोर होती जाएगी, हमारी स्ट्रगल टूटेगी, हम कभी यूनाइट नहीं हो पाएंगे, देखा जाएगा। नेक्स्ट आ गया, 20 साल फिर गुजर गए, 1833 का चार्टर एक्ट आ गया। अब अभी तक क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कि गवर्नर जनरल एक बनाया गया बंगाल का, ठीक है, ताकि एक हाईएस्ट ऑफिसर हो, सरकार उससे बात कर सके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल उससे बात कर सके, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो भी हैं उनसे रिपोर्ट ले सके। उसको और ज़्यादा सेंट्रलाइज करना है, ताकि एक छत्र, एक जगह से टैक्स कलेक्शन, एक जगह से टैक्स का डेटा सामने आने लगे, एक जगह से सारा इन्फॉर्मेशन दिखने लगे। वही होना सामने दिख रहा है और वही हो भी रहा है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि हमने इसमें देखा है कि भैया पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलना शुरू किया गया। अब ये पूरे भारत के, इंडिया के गवर्नर जनरल कहलाएंगे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो उस समय गवर्नर जनरल थे पहले से बंगाल के, उन्हीं को बोला गया कि अब आप ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो। कोई और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कोई और गवर्नर जनरल बंगाल नहीं होगा, मद्रास नहीं होगा, बॉम्बे नहीं होगा, जो होगा खाली आप हो, सबसे बड़े आप हो पूरे इंडिया के लिए, अब आप कहलाओगे। ठीक है, मैं जब विलियम बेंटिक का नाम ले रहा हूँ तो आपके दिमाग में ये वर्ड आना चाहिए, ठीक है, ये वर्ड आना चाहिए, विडो रीमैरेजेस। ये वो शख्स था जिसने पेन के एक स्ट्रोक से एक बहुत कुटिल और बहुत क्रूएल प्रथा को बंद करा दिया था। और सती सती एबॉलिशन एक्ट पास हुआ था, विडो रीमैरेजेस एक्ट पास किया था, और बहुत ही प्रोग्रेसिव एक्ट थे ये उस समय के हिसाब से। बट व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ इट इज़, क्योंकि हमारे देश के लोग बहुत ज़्यादा अपने प्रथा में थे, लोग सोच रहे थे कि हम अपना जी भी रहे हैं, अपना जी भी नहीं पा रहे हैं, अपना टैक्स भी दे रहे हैं, और अब ये हमारे पर्सनल लॉ में भी इंटरफेयर कर रहे हैं, अभी हमारे पर्सनल विचारों में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो हमें इनसे लड़ना चाहिए। इनडायरेक्टली इट डिड नॉट हेल्प देयर कॉज,  प्रोग्रेसिव माइंड ऑफ विलियम बेंटिक्स। ठीक है,
कंपनी के लिए बात कर रहे हैं। कंपनी को बोल दिया गया कि देखो तुमसे तो अब कमर्शियल काम तो बंद हो गया, रहने दो। कमर्शियल हमने और कंपनियां इंडिया में आ गई हैं जो अपना अपना काम करना शुरू कर चुकी हैं, तुम खाली अब एडमिनिस्ट्रेशन करो, क्योंकि तुम सबसे बड़े रहे हो, तुम सबसे पहले रहे हो, तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा टेरिटरीज हैं, पॉलिटिकल कंट्रोल है, तो अब तुम यही करो, खाली प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल करो, मिलिट्री रोल करो, सिविल रोल करो, कमर्शियल रोल छोड़ दो। कमर्शियल रोल अब तुमसे हो भी नहीं पा रहा, क्योंकि दिख रहा था वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे। अब ये बात हो रही है 1833 की। लोग वेस्टर्न एजुकेशन से ट्रेन होना शुरू हो चुके हैं। 1813 में वेस्टर्न एजुकेशन आई, 33 तक एक जनरेशन थी जो इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख चुकी थी, जो वेस्टर्न एजुकेशन में ट्रेन हो चुकी थी। अब वो ये देख रहे हैं कि हमारे गरीबी, हमारा सोशल स्टेटस को अपलिफ्ट करने का सबसे इजी और सामने जो तरीका है वो ये है सिस्टम में घुसने का। सिस्टम में कैसे घुसें? सिस्टम में घुस सकते हैं खाली सिविल सर्विसेज से। सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम कहाँ होगा? ये एग्ज़ाम लंदन में होगा। इस एग्ज़ाम से सेलेक्ट होके क्या होंगे? इस एग्ज़ाम सेलेक्ट होके कंपनी के ऑफिसर्स बन के आएंगे हम यहाँ पे, कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, ये सब सारे रैंक्स जो हायर रैंक्स हैं, जो मलाईदार पोस्टिंग है। तो ये एक्ट में तो था, पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको लागू नहीं होने दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोले कि सर ऐसा है सरकार, ये हमारे बेटे बेटियों के लिए है, हम इसमें इंडियंस को अलाउ नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो एकदम क्रीम पोजीशंस है ना, ये तो हम रूलिंग क्लास हैं, हम कैसे उन इंडियंस को अपने साथ बिठा लें जिनको हम बोलने वाले हैं कि आपको अपने ही भाइयों पे टैक्स लगाना है, आपको अपने ही भाइयों को जेल में अंदर करना है। ये तो हम नहीं करवा पाएंगे, तो हम इसको अलाउ नहीं होने दे रहे हैं। खत्म हो गई बात। ये पेपर पे तो आ गया, चार्टर एक्ट में तो था, पर कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया इंडियंस के लिए सिविल सर्विसेज में एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो पाया। ठीक है, एक और बात, अब यहाँ से कहानी थोड़ा एक्चुअल शेप ले रही है। जो हम एक्ट बोलते हैं ना आज की तारीख में हर जगह, वो एक्ट वर्ड यहाँ से शुरू हो रहा है। तो अब बोला गया कि इस चार्टर एक्ट के बाद से वाइसरॉय, ये गवर्नर जनरल साहब जो भी लॉ बनाएंगे, जो भी कानून, गाइडलाइन, ऑर्डिनेंस जो भी पास करेंगे, ऑर्डर, वो कहलाया जाएगा एक्ट। वो खाली एक्ट कहलाया जाएगा, सिंपल प्लेन। और इसके पहले जितने रेगुलेशंस में जो जो गवर्नर जनरल ने जो जो एक्ट बनाए थे, जो जो लॉ बनाए थे, जो कानून बनाए थे, उनको बोलेंगे रेगुलेशंस, सिंपल एज इज। अब से एक्ट कहलाए जाएंगे हर चीज। विडो रीमैरिज एक्ट, सती एबॉलिशन एक्ट, दैट्स इट। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये लास्ट एक्ट है चार्टर सीरीज में। इसके बाद 20 साल बाद आया ये एक्ट। इसके बाद नेक्स्ट एक्ट आता 1873 में, 20 साल बाद अगेन, पर वो नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पहली बार समझदारी की बात करना शुरू कर रहा है। इसने कहा देखो ऐसा है, 20 साल हो चुके हैं, हमने देख लिया है कि गवर्नर जनरल का बहुत सारा काम बहुत बढ़ चुका है, अब ये खाली कमर्शियल काम तो कर नहीं रहे हैं, अब ये खाली पॉलिटिकल काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल काम में क्या होता है? लॉ बनाना भी है, लॉ इम्प्लीमेंट भी करना है। तो जब ये लॉ बना भी रहे हैं और लॉ इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, तो ये दोनों काम कैसे कर पा रहे हो? ऐसे तो नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, अब वो जनता पढ़ लिख के 40 साल हो चुकी है, जो जनता जिसके ऊपर आप राज कर रहे हो। तो अब खाली बिना किसी इंडियन लोकल असिस्टेंस के या बिना किसी इंडियन लोकल एसोसिएशन के आप मत करो ये काम, वरना हम ज़्यादा लंबा टिक नहीं पाएंगे। तो बोला गया कि गवर्नर जनरल साहब आप एक काम करो, आप एक इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना लो, जो आपकी पहली 1+4 है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, आप इसमें ऐड करो +6, आप इसमें 6 लोग ऐड करो और इस 6 को बोलो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ट्रू, गुड, अंडरस्टैंडेबल। जब ये हो जाएगा तो इस 6 में लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, ये लोग लॉ बना सकेंगे, आप लोग लॉ इंप्लीमेंट करना। ये बहुत ही क्लोज्ड बॉडी है। 1+4 हमेशा अलग रहेगा, एग्जीक्यूटिव होगा, और एग्जीक्यूटिव आज की तारीख में तो पार्लियामेंट के कंट्रोल में होता है, पर इस समय नहीं था। इस समय एग्जीक्यूटिव बहुत ऊपर था। तो इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लॉ बना रहा है, इस काउंसिल में कम से कम 6 में से 4 लोग आप इंडियन रखना। अंडरस्टैंडेबल, 4 इंडियन रख लेना। अब 4 इंडियन कहाँ से आएंगे?
4 इंडियन आएंगे, जो वाइसरॉय जो गवर्नर जनरल सोचेगा उसमें आ जाएंगे। जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आगरा, इन प्रोविंस से आप 4 मेंबर उठाओ, इसमें डाल लो, 2 हमारे इंग्लैंड से आ जाएंगे, बाकी आपका काउंसिल चल रहा है, चलने दो। अब दूसरी बात बोली कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आप पिछली बार कह रहे थे कि इंडियन के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाओगे, अब वो कराना पड़ेगा। अब रुका नहीं जा रहा है, क्योंकि अब इंडियंस परेशान हो रहे हैं, अब इंडियंस पढ़ लिख गए हैं, और इंडियंस को अब साथ में आपके बैठ के काम करने का मन कर रहा है। उनको अब नौकरी चाहिए। उनको अब जब आपने इंग्लिश सिखा दी, जब आपने उनको वेस्टर्न एजुकेशन से ट्रेन कर दिया, जब वो कानून समझ रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर वो उसमें भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, तो वो उपद्रव करेंगे। तो इसलिए अब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। एग्ज़ाम कंडक्ट होगा लंदन में। लंदन में बैठ के जो इंडियन एग्ज़ाम वहाँ लिख ले और क्लियर कर ले, उसको हम अब आपकी कंपनी का एम्प्लॉई ऑफिसर बना के आएंगे। अब सरकार उसको एम्प्लॉय बना देगी। अब उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तो इसके लिए भी फिर एक कोई कमेटी बनानी पड़ेगी भैया। इस ऐसे ही लंबी चौड़ी बात करने के लिए जब ये कह रहे हैं तो एक कमेटी बनाई गई। कमेटी का नाम था मैकॉले कमेटी। मैकॉले साहब के नाम से आपको याद आना चाहिए आईपीसी। मैकॉले का गिफ्ट है ये इंडिया को। तो मैकॉले साहब ने हमारा भारतीय दंड संहिता बना के दी है, आईपीसी 1860। ये इन्हीं की देन है। और मैकॉले साहब ने जो कमेटी बनाई ये इसमें सिविल सर्विसेज में, उसमें उन्होंने कुछ रिफॉर्म, उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए, वो पॉइंट्स इम्प्लीमेंट करवाए गए और इंडियंस का एग्ज़ाम होने लगा। और एग्ज़ाम होता था लंदन में। अब यूपीएससी की तरह तब भी जब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो रहा है तो उस एग्ज़ाम में सिलेबस बनता था इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की पॉलिटी, इंडिया का हिस्ट्री, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया का जितना भी अभी तक का जनरल स्टडीज़ है वो सब आ रहा है। प्लस साथ में आता था उस समय सिविल सर्विसेज के सिलेबस में लैटिन और ग्रीक। तो लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जो अभी आप इंग्लिश और मदर टंग का जो कंपलसरी पेपर देखते हो, जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, वो पेपर उस समय उस लैंग्वेज का भी होता था, लैटिन और ग्रीक का। वो हमारा सेंस नहीं बनाती पर लेकिन होता था। तब भी इंडियंस ने क्वालिफाई किया। जो इंडियंस कुछ इतने प्रिविलेज थे, जो पढ़ सकते थे इतनी हार्डशिप्स के बाद, और पढ़ के फिर लंदन जाके फिर वहाँ एग्ज़ाम दे के जो क्लियर किए, तो हमको पहले सिविल सर्वेंट का नाम याद होना चाहिए। नाम उनका था सत्येंद्र नाथ टैगोर। ओके, ये बहुत ही बड़ी फैमिली से आते हैं और इनकी फैमिली अजब ही फैमिली होती थी, देवेंद्र नाथ टैगोर और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनके नाम पे सारे रिकॉर्ड्स हैं इस फैमिली के नाम पे, और ये बहुत ही एग्जाम्पलरी एकेडमिक फैमिली थी। सो नेक्स्ट 1853 का चार्टर एक्ट। अब 53 के बाद एक चीज़ और बोल दी गई कि देखो 53 में हम एक तुम्हारे लिए एक और रियायत दे रहे हैं। हम रियायत ये दे रहे हैं कि हम कभी भी तुम जो रूल कर रहे हो, योर रूल इज नो लॉन्गर इनफाइनाइट। तुम्हें भरोसा दे रहे हैं कि तुम रूल करो, जब तक तुम क्राउन से या सरकार से अच्छे रिश्ते रख रहे हो तब तक तुम कंपनी वहाँ पे एज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रूल कर सकते हो, एंड वी आर नॉट गोइंग टू ट्रबल यू। बट देन समथिंग हैपेंड, something just 3-4 years later, something happened, and something was, of course we know, the revolt 1857। आज़ादी की गदर छिड़ गई। आज़ादी की गदर, अब ये गदर तो ऐसी थी कि हिस्ट्री में हमने पढ़ा ही मॉडर्न इंडिया में कि कुछ सिपाहियों ने जो मेरठ से चल के पैदल पैदल आ गए दिल्ली, और दिल्ली आके एक बूढ़े पेंशनर राजा को, जो मुगल राजा थे बहादुर शाह जफर, उनको उठा के उन्होंने सिंहासन में बिठा दिया और बोल दिया कि जफर साहब आज से आप शहंशाह हिंदुस्तान, चलिए रूल करते हैं, आपके नाम का सिक्का। वो बूढ़े राजा को बिठा के गद्दी बिठा दिया और बोल दिया कि अब से गदर हो गई, अब से अंग्रेज़ों को भारत आउट और हम रहेंगे, हमारा राज वापस इंडिया। झांसी में भी उपद्रव हुआ, आगरा में उपद्रव हुआ, कानपुर में हुआ, हर जगह जगह छोटे छोटे छुटपुट अपने अपने उपद्रव हुए।
अंग्रेज़ों ने, कंपनी ने इस उपद्रव को, इस रिवोल्ट को बेरहमी से कुचला, कई कत्ल हुए। बहादुर शाह जफ़र को बर्मा जाके प्रिजन में डाला कि अब से कोई मुगल एम्पर हिंदुस्तान की सीमा में भी नहीं दिखना चाहिए, आउट सीधा। बहादुर शाह के बेटों को फांसी पर लटका दिया दिल्ली में, और ये डिक्लेयर कर दिया कि अब से कोई मुगल लीनिएज नहीं, अब से कोई किसी तरीके से कोई अब मुगल का एम्पायर का कोई बात भी नहीं आ पाए दोबारा। ये हो गया। जब इतनी बड़ी बात हो गई कि हमारे यहाँ रिवोल्ट हो गया, हमारे यहाँ एकदम ऐसा रिवोल्ट हुआ कि उसमें कंपनी के कई ऑफिसर्स की हत्या भी हुई थी, तो जाहिर बात है कि गवर्नर जनरल को बुलाया गया होगा लंदन, और इनसे बोला कि ये बताओ वहाँ हुआ क्या ऐसा, हमने ऐसा क्या बिगाड़ दिया इनका। मतलब ब्रिटिश ने कभी ऐसा क्या किया होगा जो इंडियंस इतने परेशान हो गए। ये उनका क्वेश्चन था, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी क्या गलती है। तो उनके बाद गवर्नर जनरल ने बताया कि देखो साहब, दिक्कतें हैं, और कई सारी कार्ट्रिज की दिक्कत है, बंदूक की दिक्कत है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ, और हमको थोड़ा सा सुधार चाहिए, हमको थोड़ा सुधार करना चाहिए। जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने जब ये रिपोर्ट दी लंदन में, उसके बाद ब्रिटिश सरकार एक नया एक्ट लेके आई अगले साल, अगेन 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एन एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। ये अब अच्छी रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस के लिए अब एक नया एक्ट लेके आ रहे हैं जो इंडिया के लिए। क्या किया इन्होंने कहा सबसे पहले तो कंपनी आउट, अब कंपनी का लेना देना खत्म, अब डायरेक्ट क्राउन, डायरेक्ट सरकार, ब्रिटिश सरकार इंडिया को रूल करेगी, और इंडियंस और ब्रिटिश क्राउन के बीच में अब कोई नहीं होगा, कोई कंपनी नहीं, कोई गवर्नर जनरल नहीं, कोई कुछ नहीं। क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव वाइस रॉय, सेकेंड टू द क्राउन, वाइस रॉयल्टी, वो होगा अब इंडिया में सबसे बड़ा ऑफिसर, इंडिया में हाईएस्ट पोस्ट। मतलब एक तरीके से जो वाइस रॉय ये हुए, ये इस समय प्रेसिडेंट भी हैं, ये इस समय प्राइम मिनिस्टर भी हैं इंडिया में, और यही इस समय कमांडर इन चीफ भी हैं। अब सब कुछ यही है। जो वाइस रॉय है वो बहुत ही मतलब वर्चुअस, बहुत ही नोबल पोजीशन है, पोस्ट है, आदमी कैसा भी हो, पर पोजीशन बहुत ही नोबल थी, बहुत ही नोबिलिटी वाली थी, बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी, इवन बाय द ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स। सो ये तो इंडिया में हो गए। ब्रिटेन में क्या होगा? ब्रिटेन में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उनको सबको बंद कर दिया गया, डबल गवर्नमेंट खत्म। अब हो गया, कोई सीओडी नहीं, कोई बीओसी नहीं, कोई कुछ नहीं। अब एक नया ऑफिस बनेगा जो कहलाया जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये एक मंत्री लेवल का आदमी है, ये एक मिनिस्टर है, कैबिनेट मेंबर है, जो ब्रिटिश सरकार में पीएम के साथ बगल में बैठेगा और पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा इंडिया के मुताबिक, इंडिया के माफिक, कि इंडिया इनके लिए इतनी बड़ी कॉलोनी है, इंडिया इनके लिए इतनी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, प्राइज्ड पोजीशन है, कि ये इंडिया को किसी हाल में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं और छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने स्पेसिफिकली एक नया ऑफिस, एक नया मंत्रालय बना दिया। जैसे डिफेंस मिनिस्टर होता है, जैसे कोयला मंत्री होता है, जैसे टेक्सटाइल मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे एक इंडिया मिनिस्टर भी हैं ये। और ये इंडिया मिनिस्टर के साथ खाली अकेले, ये तो इनसे तो कुछ होगा नहीं, इनके साथ होंगे 15 लोगों की टीम, 15 मेंबर टीम। ये सारे डिपार्टमेंट देखेगी इंडियन टेरिटरीज के, इंडिया में कहाँ कहाँ डिफेंस में क्या चल रहा है, मिलिट्री में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इंटरनल अफेयर्स में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें। अब ये 15 लोगों की टीम इनके साथ, मंत्री के साथ बैठ के ब्रिटिश पीएम की हेल्प करेगी गवर्न करने में इंडिया को, और स्टैंप लगेगी ब्रिटिश क्राउन की, हर मैजेस्टी क्वीन विक्टोरिया। ओके, तो ये हो गया एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट। ओके, अब जब ये मंत्री जी आए तो कुछ तो करेंगे ही आगे सबसे पहले। तो इन्होंने सबसे पहले तो आके कहा, देखो भाई, अब वो 20-20 साल वाला तो अभी चैप्टर रोकते हैं, जल्दी इनको पहले एक नया कानून बनाते हैं, इनके लिए नया कुछ सुधार करना शुरू करते हैं, वरना ये अब बवाल ख़त्म नहीं होगा, अब यहाँ से ये बढ़ेगा। तो मंत्री जी ने सबसे पहले बोला कि हम एक लाते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, 1861 में, 3 साल बाद ले आए ये कानून। ये कानून 3 साल बाद ही इसीलिए आ गया क्योंकि हमें दिखने लग गया था कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, है ना। इंडियंस अब समझ में आ गया था कि अब तो लड़के मिलेगी आज़ादी,
अब शांति से तो ये जाने वाले हैं नहीं, और बिना लड़े हम बैठेंगे नहीं चुपचाप। तो बोला गया कि एक काम करो, सबसे पहले इंडियंस को बुलाओ लॉ मेकिंग में। लॉ मेकिंग में इंडियंस को बुलाना शुरू कर दिया गया। बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, पहली बार इंडियंस को बोला गया कि अच्छा ठीक है, अब आप भी चलो हमारा हिस्सा हो। जो 6 मेंबर जो काउंसिल था उसमें अब इंडियंस बैठेंगे। लॉर्ड कैनिंग ने सबसे पहले इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाया। हिस्सा, अभी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, मैम, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो 1+4+6 है, वो 6 मेंबर जो टीम है उसमें इंडियंस भले ही हैं, पर वो हो ना हो फर्क नहीं पड़ता था, अब से होना जरूरी है। और सबसे पहले 3 मेंबर जो बनाए गए वो थे राजा ऑफ बनारस। ये वही सब लोग हैं जो वाइसरॉय के फेवरेट हुआ करते होंगे। राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, और कोई बड़े कोई नामी गिरामी रसूखदार सर दिनकर राव। ये लोग कोई इलेक्ट हुए नहीं हैं, ये लोग बस खाली सेलेक्ट हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं, नॉमिनेट हुए हैं। बड़े शान और शौकत से, बड़े नवाब हैं ये लोग, तो इसलिए और जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि इनका कुछ सम्मान बढ़ जाएगा, इनका कुछ और तरीका निकल जाएगा, कुछ और पैसा कमाने का, कुछ और शान और शौकत में इजाफा करने के लिए। साथ ही अब बोला गया, मंत्री जी ने कहा, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे वहाँ बैठ के, कि देखो हमने जो पिछले 50 साल में जो हासिल किया सेंट्रलाइज करके, बॉम्बे मद्रास के लोगों को नीचा कर दिया हमने साथ ही उन गवर्नर्स को कोई ताकत नहीं दी, उनसे सारी ताकत छीन ली, उनसे सारी पावर्स लेते गए, वो तरीका काम नहीं कर पाएगा, उस तरीके को छोड़ दो। अब उन गवर्नर्स को दोबारा ताकत दो, भैया उनको लॉज बनाने दो, वो अपने लॉज बना रहे थे, वो ज़्यादा बेटर था ऑप्शन। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर यही बोलते हैं इसको, कि प्रोविंशियल मतलब बॉम्बे के, मद्रास के, बंगाल के, पंजाब के, या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, काबुल, खैबर पास, इन जगहों के प्रोविंसेस में लेजिस्लेचर बनवाओ, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाओ, और यहाँ गवर्नर बिठाओ। ये गवर्नर्स उन लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ मिलके लॉ बनाएंगे, काम नाम करेंगे। अब थोड़ा डिसेंट्रलाइज करो वापस। तो डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया। मैं अभी बताता हूँ कहाँ कहाँ हुआ दोबारा डिसेंट्रलाइजेशन री एनेक्टेड। ओके, जो पहले हमने 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल को ऊपर कर दिया था बॉम्बे मद्रास से, अब वो वापस इनको पावर देना शुरू कर दिया गया, बॉम्बे को, मद्रास को। साथ ही पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो आप समझते हैं, जो हम न्यूज़ में जब देखते हैं कि किसी फलाने को, एमएलए को, एमपी को पोर्टफोलियो मिला इसकी कैबिनेट में, उनको डिफेंस मिल गया, उनको होम मंत्रालय मिल गया, उनको कुछ और मंत्रालय मिल गया, उसको कहते हैं पोर्टफोलियो मिलना। उसको कहते हैं आपका डिपार्टमेंट, आपका मंत्रालय, आपका लेबर का जगह कि जिसमें आप काम कर सकते हो। तो पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकग्नाइज किया गया और बोला गया कि देखो जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में होता है कि पीएम के साथ बाकी जितने मेंबर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो अपने आप अपना एक्शन लेते हैं, अपने आप अपनी मिनिस्ट्री का काम करते रहते हैं, और फाइनल कॉल लेके उसको साइन करके भेज देते हैं। ऐसे ही यहाँ भी लाना, तो ये गवर्नर जो बैठ रहे हैं 1+4+6, तो इन लोगों को अपना अपना कॉल लेने दो, सॉरी, इन लोगों को अपना अपना कॉल लेने दो, ये अपना इंडिविजुअल काम कर सकते हैं, करने दो इनको। अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम पहली बार रिकग्नाइज हुआ, मतलब कि पहली बार ये देखना शुरू किया गया कि अच्छा ब्रिटिश प्रशासन ऐसे काम करता है, उसी का एक वर्जन इंडिया में ऐसे काम करेगा। जब आप पोर्टफोलियो सिस्टम दे रहे हो, गवर्नर की ताकत छिनवा रहे हो, तो गवर्नर को एक ताकत और दे दी गई, वाइस रॉय को एक पावर दे दी गई कि आप ऑर्डिनेंस पारित कर सकते हो इमरजेंसी के टाइम में। अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, वॉर की इमरजेंसी होती है, या इंटरनल कोई डिस्टर्बेंस होता है, कुछ भी आर्म्ड रिबेलियन कुछ भी होता है, तो आप इमरजेंसी के टाइम में ऑर्डिनेंस पारित कर दोगे, और जिसकी उस ऑर्डिनेंस, कोई भी ऑर्डर, वो बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के, बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल, किसी के भी बिना, आप ऑर्डर अपने आप से सुबह उठो पारित कर दो, पर उस ऑर्डर की वैल्यू होगी खाली 6 महीने की। ये ना भूलना, ये 6 मंथ के बाद आपका ऑर्डिनेंस फेल हो जाएगा, ये बोला गया।
ठीक है। जो प्रोविंस ढूंढे थे जहाँ पे बनाने थे इनको, वो थे बंगाल, NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, दैट इज अफगान का एरिया, पंजाब, और साथ ही बॉम्बे मद्रास तो है ही। धीमे धीमे इसके बाद यूनाइटेड प्रोविंस भी जुड़ना शुरू हुआ, यूनाइटेड प्रोविंस। ओके, नेक्स्ट। अब 1892, 1861 के बाद 1892, 30 साल हो गए इनको दूसरा एक एक्ट लाने में, एक दूसरी कोई इन्हें रिफॉर्म लाने में, कोई नया अमेंडमेंट लाने में। और ये क्या लेके आए हैं? ये एकदम ऐसी चीज लेके आए हैं जब इंडियंस 1892 में कांग्रेस बन चुकी है, आईएनसी का फॉर्मेशन हो गया है। आईएनसी 1885 में एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना करवा दी, दादा भाई नौरोजी ने उसकी एक बार प्रेसिडेंसी भी ले ली, सब कुछ हो गया। मतलब कुछ कुछ लोग, रसूखदार लोग, पैसेदार, जो भी पैसे के लोग होंगे, थोड़े बड़े लोग होंगे, एल्डर्स होंगे, वो लोग इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं पॉलिटिकली। और ये लोग देख रहे हैं कि हम इनसे कुछ मांग रहे हैं, कुछ देते ही नहीं है, और ये लेके आए हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट। अब इस इंडियन काउंसिल्स एक्ट का हम क्या करें? इन्होंने, ये किसी सेंस का नहीं था। जब इंडियन कांग्रेस डिमांड कर रही थी होम रूल की या लॉ मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा बनाने की, तब इन्होंने एक मीठी गोली दी। हम इनसे डेयरी मिल्क की डिमांड कर रहे थे, इन्होंने हमें एक कोई छोटी सी 1 रुपए की टॉफ़ी दे दी, और क्या बोला कि हम एक काम कर रहे हैं, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, कहाँ पे, इन बोथ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, चाहे सेंटर में हो या प्रोविंसेस में हो, वहां पे जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसमें आप लोग बैठोगे। आप लोग माने लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस बैठोगे, पर आप मेजॉरिटी में नहीं हो। मेजॉरिटी अभी भी ऑफिशियल होगी, और मेजॉरिटी ऑफिशियल वो होगी जो ब्रिटिश वाइसरॉय की नॉमिनेटेड होगी, फेवरेट होगी, या अपीजिंग होगी उनकी, कम से कम वो, ताकि उनके बनाए हुए लॉस को कोई तोड़ ना पाए, कोई वीटो ना कर पाए, कोई उन्हें, मतलब ऐसा ना हो कि उनका कोई बना हुआ लॉ पास ना हो पाए। ये इन्होंने लाके दिखाया हमको कि आप ऐसा कर लो, आपको थोड़ा थोड़ा हम आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, पर शायद हम आपको दे नहीं पाएंगे अभी। ये कोई सेंस नहीं बनाता था। इंडियंस बहुत कुछ डिमांड करना शुरू कर चुके थे, और 2 दशक में हम देखेंगे कि क्या क्या हमने डिमांड करी और क्या क्या हमें बेवकूफ़ बनाया गया, किस किस तरीके से। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया इन्होंने। वाह, क्या बढ़ाया है, देखते हैं। पहली बात तो इन्होंने कहा कि आप बजट डिस्कस कर सकते हो। मतलब गवर्नर जनरल जो हर साल बजट अपना दिखाते थे, जो पेश होता था वहाँ लंदन में फॉर इंडिया 1 फरवरी को, 5 फरवरी को, वो बजट के ऊपर डिस्कशन हो जाएगा अब इंडिया में। डिस्कशन डिस्कशन हो सकता है, उस पर वोटिंग नहीं हो सकती है, उस पर कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं हो सकता है, डिस्कशन कर सकते हो आप बैठ के। दैट्स इट, ये दे रहे हैं आपको। साथ ही आप एग्जीक्यूटिव से 1+4 से, जो गवर्नर जनरल का, वाइसरॉय का 1+4 काउंसिल था, आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन। इसके बाद एग्जीक्यूटिव आंसर देना चाहे दे, ना देना चाहे ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कोई है ही नहीं कोई इनके ऊपर बात सुनने वाला या बात इनकी करने वाला। तो जब नहीं होगा तो भैया कोई लेना देना ही नहीं। या तो नेक्स्ट, इसके बाद, हाँ, काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, ये लास्ट काउंसिल्स एक्ट था। 3 काउंसिल्स एक्ट लाए गए थे, और हम इनसे डिमांड कर रहे थे कई तरीके की, इन्होंने डिमांड को ठुकराया, और आखिरी में तो इन्होंने 1909 में तो मतलब एक गाल पे तमाचा मार के दूसरे गाल पे भी तमाचा मार दिया। कैसे? बंगाल पार्टीशन 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था। लॉर्ड कर्जन सुबह उठे और बोलते हैं आज से बंगाल के 2 टुकड़े, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग।
पहली बार हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश का बंटवारा शुरू हुआ। और 1909 में जो काउंसिल्स एक्ट लाए, ये इतने समझदार थे, इतने स्मार्ट थे, ये देख रहे थे कि इंडिया की यूनिटी बनती जा रही है, और इंडिया की यूनिटी अगर तोड़नी है तो इनको लीगली अलग करो, इनको स्टाम्प पेपर पे, इनको मतलब एक जिसे कहते हैं अथॉरिटी के साथ अलग करो। वो कैसे अलग किया? ये दोनों ने, ये जो दोनों थे मिंटो मॉर्ले, इन्होंने एक नया कानून बनाया, पास करवाया मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के नाम से। लॉर्ड मॉर्ले वहाँ के सेक्रेटरी थे, मंत्री थे, और लॉर्ड मिंटो हमारे वाइसरॉय थे। ये वाइसरॉय साहब ने सबसे पहले तो बोला कि जो काउंसिल है उसका हम साइज़ बढ़ा रहे हैं। बात खत्म हो गई। सेंटर में नहीं बढ़ा रहे हैं, सेंटर में ऑफिशियल मेजोरिटी रहेगी, लेकिन प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो जाएगी तुम्हारी, देख लेंगे, कर लेंगे। सेंटर जो अभी भी यूनियन, जो अभी भी यूनिटरी है, वहाँ का अभी भी हम, उसमें अभी भी हम ऑफिशियल मेजोरिटी इंग्लिश की रहेगी, या इंग्लिश अपीजिंग क्लास की रहेगी। ठीक है। इन्होंने शुरू कर दिया इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। हिंदू मुस्लिम के नाम पे इन्होंने वोटिंग करवा दी। इन्होंने ये बोल दिया कि अब खाली हिंदू हिंदू को वोट दे सकता है, मुस्लिम मुस्लिम को वोट दे सकता है। एंड दिस लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। इन्होंने भेदभाव को लीगलाइज कर दिया। एक्चुअल में इन्होंने बोल दिया कि हाँ, हम इंडियंस एक नहीं हैं, हम इंडियंस अलग अलग हैं, हम इंडियंस साथ नहीं हो सकते। और ये एक बार ये फूट डलनी शुरू हुई। ये फूट का नतीजा था कि देश का विभाजन भी हुआ। देश आज जिन परिस्थितियों से गुजर के आया है, वो परिस्थितियाँ ये यहाँ से पैदा हुई हैं, ऑफिशियली यहाँ से पैदा हुई हैं। तो ये बोल दिया गया, हाँ, लॉर्ड मिंटो, ऑफ कोर्स, ऐसा इतना अच्छा काम करने के बाद लॉर्ड मिंटो का नाम पड़ेगा ही पड़ेगा, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। पहली बार इन्होंने वोट के नाम पे लोगों को अलग अलग करके बांटा है। उसके बाद से कि अब इन्होंने ही सारा किया कराया काम है इनका। हाँ, एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ पावर था, वो था 1+4। अगेन, जो सारे डिसीजंस इम्प्लीमेंट करता था, जो किसी की नहीं सुनता था, जो किसी की परवाह नहीं करता था, गवर्नर जनरल का वो ग्रुप। उस ग्रुप में पहली बार इंडियंस को बोला कि अच्छा ठीक है, आप आ सकते हो। इसमें ग्रुप में +6 में तो इंडियंस जाते थे, पर इसमें कभी नहीं जाते थे। इंडियन इसमें पहली बार आने शुरू हुए। सत्येंद्र सिन्हा पहली बार आए, और पहले इंडियन थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जिनकी जगह बनी, और ये वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह बनी है इनकी। तो इट्स अ वेरी हाई एंड प्रेस्टिजियस पोस्ट फॉर हिम। एंड वंस द सेपरेट इलेक्टोरेट्स गॉट ओवर, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब बापू फील्ड में उतर चुके हैं और फ्रंट से लीड कर रहे हैं। अब अंग्रेज खाली छोटी छोटी चीज़ें करके, बेतुकी चीज़ें करके भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। दूसरी बात, ब्रिटेन के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां शुरू हो चुकी थी। इटालियन यूनिफिकेशन, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होकर चुका है। अभी 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 एक प्रशियन एक्सपेंशनरी आदमी खड़ा होने जा रहा है, जर्मन, जिसके बारे में हम सब जानते ही हैं। तो अब ब्रिटेन ने थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू किया कि अच्छा, आप लोग को प्रॉब्लम है, सच में है। तो फिर हम एक काम करते हैं कि हम धीरे धीरे ट्राई करेंगे कि आपको ग्रेजुअली एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिल जाए। इंडियंस को ग्रेजुअली एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिल जाए। अब जाके हमने जो डेयरी मिल्क की डिमांड करी थी, अब जाके हमको एक 5 स्टार मिलनी शुरू हुई है डेयरी मिल्क के बजाय। तो वो क्या था? उसका नाम ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, वही मॉन्टेग्यू मंत्री थे, चेम्सफोर्ड हमारे वाइसरॉय थे। इन वाइसरॉय के नाम पे दिल्ली में एक रोड भी है, स्टेशन के पास से जाती है। तो ही वॉज नॉट अ वेरी बैड वाइसरॉय, अदरवाइज इनका नाम कभी रहता नहीं। तो पहली बार बात शुरू हुई कि अच्छा एक काम करते हैं, सेंट्रल का और प्रोविंसेस का सब्जेक्ट्स अलग अलग कर देते हैं। मतलब डिफेंस, मिलिट्री का काम खाली सेंटर देखेगा, फॉरेन ऑफिस का काम, फॉरेन अफेयर्स का काम खाली सेंटर देखेगा, या एग्रीकल्चर का काम खाली स्टेट देखेगा, प्रोविंस देखेगा। छोटा कोई स्टेट होगा तो वो देख लेगा। फिशरी विशरी, छोटा मोटा जो पेटी इश्यूज़ हैं, पेटी सब्जेक्ट्स हैं, वो प्रोविंसेस देखेंगे। बाकी सारे इश्यूज़ यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे सेंटर देखेगा। ठीक है। सो इससे क्या हुआ? इससे हुआ प्रोविंसेस में इन्होंने खुरपेंच करनी शुरू करी। प्रोविंस के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, मतलब पंजाब हुआ, यूपी हुआ, यूपी माने यूनाइटेड प्रोविंस,
जो आज जाके यूपी बना हुआ है। तो पंजाब हुआ, बंगाल हुआ, इवन फॉर दैट मैटर मैसूर हुआ या मद्रास हुआ, तो इन प्रोविंसेस में ये लोग लेके आए डायरकी। डायरकी माने डबल रूल। डाई ये ग्रीक वर्ड है, डाई आर्की, सॉरी CHY, डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल। डायरकी मीनिंग कि अब दो तरह से रूल होगा। कैसे? जितने भी जो हमने सब्जेक्ट प्रोविंसेस के लिए बांटे थे, उन प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स में हम और भेदभाव कर रहे हैं, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वो होंगे जो प्रोविंस का लेजिस्लेटिव काउंसिल उस पर कानून बनाएगा और गवर्नर को वो कानून मानना पड़ेगा। मतलब प्रोविंसेस में इलेक्शन होगा, किसी तरह से इलेक्शन होगा, जैसे ना तैसे इलेक्शन होगा, कुछ लोग सेलेक्ट होंगे। जो लोग प्रोविंस में, मान लो ये पंजाब है, इस पंजाब में से कुछ कुछ लोग सेलेक्ट हुए, ये सारे लोग सेलेक्ट होके एक कैबिनेट बना रहे हैं। कैबिनेट कह लो उसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल कह लो, वही है। प्लस इसमें साथ में एक गवर्नर जनरल बैठते ही बैठते हैं। गवर्नर बैठेंगे ही बैठेंगे, जो भी हैं वो, एक अंग्रेज ऑफिसर बैठेगा ही बैठेगा सबसे बड़ा। अब क्या होगा, ये सारे लोग मिलके कुछ टॉपिक्स पे लॉ बना सकते हैं। वो टॉपिक्स कहलाएंगे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। इस पे जो कानून बनेगा वो कानून इन साहब को मानना पड़ेगा। और कुछ रिजर्व सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल इनका अलग से ले लेगा फैसला, उस पर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ नहीं कर पाएगा। समझे मेरी बात? मतलब पंजाब के कुछ लोग सेलेक्ट हुए, इलेक्ट हुए, किसी तरह नॉमिनेट हुए, इन्होंने कुछ लॉ बनाए कुछ चीज़ों पे। कुछ चीज़ों के लॉ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वो होंगे जिनके लॉ गवर्नर जनरल मान लेंगे और वैसे ही फॉलो करेंगे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिस पर गवर्नर जनरल अपने आप लॉ बना लेंगे और इनसे कोई पूछने की जरूरत नहीं है। ये खाली प्रोविंस के लेवल पे हो रहा है, ये यूनियन के लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे बिल्कुल नहीं हो रहा है। वहाँ डायरकी नहीं आ रही है, डायरकी होगी भी नहीं। वो बड़ी जगह है, बड़ा सोर्स ऑफ पावर है, तो वहाँ अभी भी सिंपल रूल है और वो यूनियन का रूल है। इनका वाइस रॉय का कंप्लीट कंट्रोल है, वो रहेगा। साथ ही इसके साथ एक हाई कमिश्नर के ऑफिस का जिक्र हो गया। हाई कमिश्नर माने जो आज की तारीख मॉडर्न टाइम्स में एक एम्बेसडर, ब्रिटिश के जितने एम्बेसडर्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज में, उनको हाई कमिश्नर बोलते हैं वो। तो इंडिया के लिए एक हाई कमिश्नर बैठेंगे लंदन में, और वो ऐसे कुछ काम करेंगे जो अब तक जो अब तक वो मंत्री करते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो ये मॉन्टेग्यू हैं, मॉन्टेग्यू का कुछ काम अब हाई कमिश्नर करना शुरू करेंगे लंदन में बैठ के। एक और नया ऑफिस, ऑफ कोर्स इसका भी ऑफिस का एक्सपेंस, सारा सैलरी, सब खर्चा जितना भी है इंडियन देंगे, इंडियन दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद, अब कायदे की बात पहली बार कुछ हुई है, वो हुआ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। पहली बार एक कोई संघ लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन का जिक्र हुआ, जो इंडिया में आएगा, जो इंडिया में लागू होगा, जो इंडिया में एग्जाम लेगा और इंडिया में ही इंडियंस को सिलेक्ट करेगा, इंडियंस को अपॉइंट करेगा, ये बात होगी। अब ये जो डायरकी की बात हो रही है, इतनी वोटों की बात हो रही है, कौन वोट दे रहा है भाई? वोट दे रहे हैं फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी कहते हैं वोट देने को। फ्रेंचाइजी ओनली टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार है भी, सबको वोट भी देने का अधिकार नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए 1919 में, गांधी जी के आंदोलन के बाद, सत्याग्रह के बाद। अब जब ये एक्ट जब ये इन्होंने लाके दिया, इन्होंने क्या दिया कि हर कोई वोट नहीं देगा। जिसके पास प्रॉपर्टी है, कोई कम से कम इतनी प्रॉपर्टी हो, जो कम से कम इतना टैक्स देता हो, जो कम से कम इतना एजुकेटेड हो, इस तरह की कंडीशन लगा दिए ताकि हर कोई वोट ना दे पाए। अगर हर कोई वोट देगा तो गांधी जी की बात सही हो जाएगी। गांधी जी कहते हैं भारत गांव में बसता है और भारत मासेस में बसता है, वो चीज़ तो ब्रिटिशर्स को चाहिए भी नहीं थी। अब वोट नहीं देने दे रहे हैं, वो भी नहीं देने दे रहे हैं, क्या करें? तो कहाँ कहाँ तक? अच्छा, वोट दे, जो भी वोट दे रहे हैं वो कम से कम इंडियंस को तो देंगे। तो इंडियंस का पलड़ा कुछ तो भारी होगा, कभी भारी होगा, अभी नहीं तो कुछ साल बाद भारी होगा। पर उसके लिए तरीका क्या? अंग्रेज़ों ने अपना भी एक अपना फिट करके रखा था, अपना एक तरीका कि हम पूरा नहीं जाने देंगे अभी भी सत्ता हाथ से। तो इन्होंने बड़ा एक पंगा इसमें अड़ा दिया, वो था सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, सब किसी को, हर माइनॉरिटी को, हर धर्म को, हर नस्ल को
एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को, पंजाबियों को, सिख्स को, सरदारों को, मुस्लिम्स को दे दो, सबको दे दो। देना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, वाह। अब कोई किसी का, अब फिर यूनिटी की बात नहीं रह पाएगी, यूनिटी नहीं होगी, कोई बात ही नहीं, कोई एक साथ एकजुट होकर कोई किसी लीडर को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, अपने अपने लीडर्स को सपोर्ट करेंगे, हम बिखरे रहेंगे, आपस में अपनी लड़ाई में फंसे रह जाएंगे। इनका उद्देश्य था जो एक हद तक पूरा हुआ। ये बहुत शातिर थे, बहुत चतुर थे, और ये इनके तरीके थे एडमिनिस्ट्रेशन को होल्स्टर करके रखने के लिए, ताकि थोड़ा सा टिका रहे, मजबूत रहे। ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरल मीनिंग, बाय मीन्स दो, कैमरल मीन्स हाउस, दो हाउसेस ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, जो सेंटर में इंडियन यूनियन की बात जहां हो रही है, ये तो प्रोविंसेस की बात हो गई जितनी मैंने करी थी, यूनियन लेवल पे, बड़े लेवल पे जहां हाईएस्ट सीट बैठ रही है, वहां पे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व कर दो, उसको हटा दो। अब उसका रोल खत्म हो गया। उस काउंसिल को हटा के दो हाउस बनाओ, अपर हाउस, लोअर हाउस। ब्रिटेन में जैसे है उसी को सेम कॉपी किया हमने, इन्होंने मतलब कॉपी करके हमें ही दे दिया, वही वही हमने मान भी लिया, जो दे दिया हमने ले लिया। अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहलाएगा, राज्यसभा। लोअर हाउस काउंसिल काउंसिल ऑफ पीपल कहलाएगा, जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं उसको, हमारे यहाँ उसको बोला गया लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें लोग चुन के आएंगे, इसमें लोग इलेक्ट होके आएंगे, पर अभी भी यहाँ पे डायरकी नहीं है, यहाँ पे कंट्रोल एग्जीक्यूटिव का है। यहाँ पे भी ऑफ ये लोग इंडियन सेलेक्ट हो पाएंगे जो ये लोग सेलेक्ट कर पाएँ। ये जो जितने पढ़े लिखे लोग, जितने रईस लोग, जिनको भी सेलेक्ट कर रहे हैं, वो जो सेलेक्ट होंगे वो लोअर हाउस में जा सकते हैं, पार्लियामेंट के लोअर हाउस में, जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, हाउस ऑफ एमपीज होता है, नॉर्मल आम सांसद जो कहलाता है। अब ये तो जो भी आएंगे, जितने आएंगे इंडियंस, वो उस हिसाब से आएंगे। सेम सेपरेट बजट फॉर प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर, पहली बार कि प्रोविंशियल जो एरियाज़ हैं उनके लिए अपने अपने बजट होंगे, सेंटर पे अपने अपने बजट होंगे। एक और नया प्रोजेक्ट इनके लिए, बस काम चौड़ा करने के लिए, लंबा करने के लिए, दिखाने के लिए कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, बड़ा काम कर दिया, जबकि काम करने दे नहीं रहे हैं कुछ। यहाँ पे रिजर्व सब्जेक्ट्स लेके बैठे हुए हैं अभी भी, यहाँ पे अभी भी ट्रांसफर सब्जेक्ट कुछ कुछ पकड़ा दिए हैं कि तुम्हें काम कराना है, स्कूल बनाना, बना लो। अगर स्टेट का कोई इंपॉर्टेंट काम होगा, एग्रीकल्चर रिलेटेड, लैंड रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड, तो वो तो ये ले लेंगे रिजर्व सब्जेक्ट, वो तो गवर्नर साहब अपने मन से कराएंगे, वहाँ पे जो अब तक कराते हैं वही करा रहे हैं। पंगा नंबर लास्ट, पंगा इन्होंने लास्ट में डाला कि एक हम होगा कमीशन, एक कमीशन बनेगा 10 साल के बाद, 1919 इस एक्ट के आने के 10 साल बाद एक कमीशन बनाया जाएगा, जो कमीशन इस एक्ट की स्टडी करेगा कि इस एक्ट ने इंडिया पे कैसा प्रभाव डाला और कैसी ग्रोथ हुई, कैसी यहाँ पे विकास हुआ, कैसा इससे इम्पैक्ट पड़ा। वो एक कमीशन बनाया जाएगा, और वो कमीशन होगा स्टैट्यूटरी, मतलब इस एक्ट के द्वारा पारित हुआ है, इस एक्ट के द्वारा पैदा हुआ है। जैसे आईआईटी, जैसे आईआईएम, जैसे एम्स, तो ये बॉडीज आईआईटी एक्ट से बनी है, संविधान में नहीं लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यूपीएससी, ये सारे। स्टैट्यूटरी मतलब जो किसी एक्ट से, किसी एक स्पेसिफिक कानून से आते हैं, जो पार्लियामेंट बना रहा हो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना रही हो, कोई जिसने भी बनाया हो। एक कमीशन जो 10 साल बाद आएगा और वो इसकी रिपोर्ट देगा इस एक्ट की। उस कमीशन का नाम निकला साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन 10 साल होने से पहले ही आ गया। साइमन कमीशन 10 साल से पहले आ गया। 1927 में सर जॉन साइमन इंडिया आए, और उसके बाद एक उपद्रव हुआ जिसमें लाला जी की जान भी गई, हमारे बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे जिनका अमूल्य योगदान है। तो उस कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी है, उस कमीशन की आगे की प्रोग्रेस जाननी है, वो क्या होती है। तो साइमन कमीशन ने बोला कि देखो ऐसा है, हम इंडिया आ रहे हैं और 1927 में हम आ रहे हैं। आप कौन हो? आप हैं 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन, और स्पेसिफिकली नो इंडियंस, कोई इंडियन ही नहीं है इसमें। ये कमीशन जो इंडिया के ऊपर रिसर्च करने आया है कि इंडिया के लिए बनाए हुए कानून में
इन्हें क्या क्या इंडिया का विकास दिखा, उसमें कोई इंडियन है ही नहीं। तो जब ये इंडिया आए, किसी भी पार्टी ने, किसी भी नेता ने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे इंडिपेंडेंट नेता हो, चाहे कोई आर्मी हो, चाहे कोई समाज हो, कोई सभा हो, किसी ने इनसे बात नहीं करी। किसी ने इनका एक नहीं सुनी कि एक आप कौन हो, क्या हो, हमसे आपसे बात नहीं करनी है, आपका प्रोटेस्ट करना है, साइमन गो बैक, बस, और हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। ये इसकी रिपोर्ट देने आए थे साहब कमीशन, ये सर साइमन अपने साथ 6 लोग को लेके आ गए थे और अपने एक रिपोर्ट बनाई और चले गए। अब इसके बाद ये रिपोर्ट तो इन्होंने बना दी, इन्होंने कुछ रिपोर्ट में रिकमेंडेशन लिख दिए। इन्होंने कहा कि देखो आपने जो स्टेट लेवल पे जो आपने किया है ना प्रोविंसेस में, ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, वो आप हटा दो, वो चीज़ ठीक नहीं है, वो उससे सुलझ नहीं रहा है मामला, उससे बिगड़ रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि फेडरेशन का एक एस्टेब्लिशमेंट करो। फेडरेशन माने एक कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ स्टेट्स, प्रोविंस, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यूनियन, इसका पूरा एक का गुट बना दो, पूरा एक इंडिया कहलाओ उसको, ये एक इंडिया है, अब यही होगा। और कम्युनल इलेक्टोरेट को और बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ और बढ़िया करो उसको, डिप्रेस्ड क्लासेस को भी दो, विमेन को भी दो, लेबर को भी दो, सबको दे दो, ये बढ़ाओ। इससे कभी ये लोग साथ नहीं रहेंगे, इससे कभी ये लोग, इनमें यूनिटी नहीं आएगी, और ये हमेशा ब्रिटिश के लिए फेवर्ड प्रपोजल है, इसको फॉलो करो। साथ ही उन्होंने बोला रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, थोड़ी तो है, आई अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, ऐसा ही बोल के चले गए। अब ये इनकॉर्पोरेट हुई एक्ट में, वो कैसे हुई वो बताता हूँ। तो साइमन कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट दे दी, उस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट, अब क्योंकि ये कब की बात है, ये बात है 1927 की, अब यूरोप में और एक दूसरा लड़ाई शुरू होने जा रही थी। तो यूरोप में अपने ब्रिटिश सरकार अपने होम कंट्री में ही बहुत ज़्यादा घिर चुकी थी कि आप हर तरफ से गाली खा रहे हो, आप हर तरफ से परेशान हो, तो कोई चीज़ सुलझाना शुरू करो ना, बातचीत शुरू करो। यूरोप में जर्मनी से लड़ाई होने जा रही है, फ्रांस से रिश्ते ठीक नहीं है, उधर रशिया से रिश्ते ठीक नहीं है, इटली से ठीक नहीं है, इंडिया से आपकी अपनी कॉलोनी है, उसको सुधारो। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनवाइट किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े इंडिया के लीडर्स को, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। अब ये जब कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये लंदन में हुई। पहली बात तो कॉन्फ्रेंस 3 बार हुई, एक बार पहली बार सक्सेस नहीं हुई, दूसरी बार में नहीं हुई, गांधी जी भी नहीं गए थे, तीसरी बार में हुई। अब इन कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस माने ब्रिटिश सरकार बैठी है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पड़ी हुई है, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के साथ जो डिस्कशन हुआ है इंडियन लीडर्स का, वो पहली बात तो उसमें सहमति नहीं है। इंडियन लीडर्स उस पर सहमत नहीं थे कि हम ये नहीं मानते, ये जो आधा अधूरा चीज़ दे रहे हो, हमें इस पर मंजूरी नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। गिव अस होम रूल, गिव अस स्वराज, गिव अस इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेटस, हमें ये चाहिए बस, हमें इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये बातें कह दी थी कि ये दे रहे हो तो ठीक है, वरना कोई डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं बच रहा है। गांधी जी भी, अंबेडकर जी भी, सारे लोगों ने एक ही डिमांड थी, इवन मुस्लिम लीग फॉर दैट मैटर, उन्होंने भी कहा था कि होम रूल, इंडिपेंडेंट डोमिनियन, अब बहुत हो गया। तो इस कॉन्फ्रेंस का एक रिपोर्ट बना। ऑफ कोर्स ब्रिटिश सरकार हर चीज़ बिल्कुल लिखित में करती है, सिस्टमैटिक करती है, तो इन्होंने रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट का नाम था वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। फिर से ये रिफॉर्म ही कर रहे हैं, अब तक ये रिफॉर्म ही करते आ रहे हैं तब से। तो जब ये रिफॉर्म्स का वाइट पेपर इन्होंने बना लिया, तो इन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम ये वाइट पेपर पेश करेंगे पार्लियामेंट की, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो सबसे बड़ी हमारी बॉडी है, जो सॉवरेन है, सॉरी जो सॉवरेन नहीं है पर जो सबसे हाईएस्ट पावरफुल बॉडी है कंट्री की, पार्लियामेंट्स की जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को, ये जॉइंट सेलेक्ट कमेटी इस पे कुछ रिकमेंडेशन दे सकती है, और जब ये रिकमेंडेशन दे देगी तो हम इस वाइट पेपर के रिपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। इतना लंबा चौड़ा उन्होंने घूम के
कान पकड़ा है ऐसे करके, ठीक है। पार्लियामेंट की कमेटी थी, इस कमेटी ने इस रिपोर्ट को पढ़ा है, जो रिपोर्ट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद निकली थी, ये साइमन कमीशन ने दी थी ये रिपोर्ट। ये ये रिपोर्ट साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस से एक वाइट पेपर बना, वाइट पेपर से पार्लियामेंट की जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के पास गया वो, पार्लियामेंट ने जब इसको अप्रूव किया, जब ये अप्रूव हो गया तब जाके वो बना GOI 1935। एंड दिस थिंग इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा संविधान का मूल रूप ढांचा है। जो अब तक का मैंने आपको बताया है, ये स्टोरी कंप्लीट है इन इन इट्स एज अ होल, ये स्टोरी कंप्लीट है अभी तक संविधान बनने की स्टोरी, ठीक है। पर अभी इसमें हिस्ट्री का एक पॉइंट रह गया है। जो 1932 में इस कॉन्फ्रेंस जब ये हो गई, सब कुछ हो गया, इसके बाद ना कम्युनल अवार्ड्स दे दिए गए थे। एक प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, रैमजी मैकडोनल्ड, तो उन्होंने कम्युनल अवार्ड्स घोषित कर दिए गए, और उसमें ये बोला गया कि देखो डिप्रेस्ड क्लासेस को भी हम दे रहे हैं। डिप्रेस्ड क्लासेस जो जिनको हम आज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, जो वंचित वर्ग रहा है हमारे समाज का इतने सालों से, तो उन क्लासेस को भी हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे रहे हैं। ये हमारे कम्युनल अवार्ड हैं आप लोगों के लिए। ये ब्रिटिश सरकार हमें अवार्ड दे रही है हम इंडियंस को और तोड़ने के लिए। अब कांग्रेस का एक तबका इस चीज़ को मान रहा था, और गांधी जी इस पर अड़ चुके थे। गांधी जी कह रहे थे ये मत करो, मेरा देश पूरा बटा पड़ा है, मेरा देश के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, मैं इस चीज़ पे अनशन कर दूंगा, मैं यरवादा जेल में जा रहा हूँ, मैं जेल में अंदर हूँ, मैं मर जाऊंगा भूखा, पर मैं इसको नहीं मानूंगा, नहीं तो मेरी लाश पे आप लोगों को आज़ादी मिलेगी। ऐसा गांधी जी ने बोला। तो जब ये हुआ, इसके बाद समझौता हुआ, फिर कांग्रेस में फिर दोबारा एक समझौता पूरा हुआ। उन्होंने कहा ठीक है हम इसका विरोध करेंगे, जब इसका टाइम आ जाएगा हम एब्सोल्युटली हम इसको नहीं मानेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए हम मना कर रहे हैं, हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स के अगेंस्ट हैं। तब जाके पूना पैक्ट कहलाता है। ये हिस्ट्री का पॉइंट है, अदरवाइज इट्स ऑफ द टॉपिक अ लिटिल। सो ठीक है, कम्युनल अवार्ड्स की बात थी, बस वो बताना ज़रूरी था, क्योंकि कम्युनल अवार्ड्स उनका एक लास्ट और पॉइंट था थोड़ा देश को तोड़ने के लिए, देश को और आज़ाद करने के लिए, तो वो उन्होंने करके ट्राई किया। नेक्स्ट आ गए हम फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 आप इमेजिन करिए, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने वाला है 1939 से 1945 जब होगा, और 1935 में क्लेमेंट एटली ने प्रॉमिस कर दिया था कि हम अब दे रहे हैं आपको, ठीक है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऐसा होगा, एक ऑल इंडिया फेडरेशन होगा। फेडरेशन माने वही कलेक्शन ऑफ स्टेट्स एंड प्रोविंस, और उसको हम एक फेडरेशन बोल रहे हैं, जिसमें कई सारे प्रोविंस होंगे, सेंट्रल प्रोविंस होगा, राजपूताना राजस्थान होगा, मारवाड़ होगा, कच्छ होगा, कराची होगा, मराठास होंगे, उसमें मैसूर स्टेट होगा, उसमें तिरुवनंतपुरम होगा, सारे स्टेट्स थे उस समय, ये सारे सिटी स्टेट्स थे। बाद में ये अपने आप रिऑर्गेनाइजेशन हुआ इनका, मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली क्लास में भी। तो ये होके तब एक फेडरेशन बन जाएगा, ठीक है, फेडरेशन होगा। फेडरेशन में कैसे कैसे चीज़ें होंगी, क्या क्या होंगे, एक बनेगी फेडरल लिस्ट, एक बनेगी स्टेट लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, एक बनेगी कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट में बड़े बड़े चीज़ें होंगी फॉर सेंटर। अब सेंटर के रोल बड़े बड़े होंगे ना, सेंटर डिफेंस का काम करेगा, सेंटर बाहर के रिलेशंस निपटाएगा, सेंटर बॉर्डर के इश्यूज देखेगा, सेंटर मैरीटाइम इश्यूज देखेगा, जितने हमारे नेवल सी के इशू रहेंगे वो सब देखेगा, जितने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट इशू होंगे, पेट्रोल डीजल इसकी सब इम्पोर्ट, सारा सेंटर देखेगा। प्रोविंशियल लिस्ट में स्टेट के अंदर जो लोगों को जो जिन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर से, लैंड से, एग्रीकल्चर से, एजुकेशन से, ऑक्यूपेशन से, उन चीज़ों की लिस्ट होगी। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होगी जिसमें प्रोविंस और यूनियन सेंटर दोनों साथ बैठ के काम करेंगे। दैट्स इट, हमारे यहाँ आज भी है ये एक्ट इतना बड़ा है, इसमें 300 मेरे ख्याल से 321 सेक्शंस हैं। यही तो हमारे संविधान का एक मूलभूत ढांचा है, और इसमें कम से कम 10 तो शेड्यूल हैं। तो
इसमें इतना फिर डिटेल से बात शुरू हो चुकी थी कि जब इंडिया आज़ाद होगा तब इनके यहाँ ऐसे ऐसे काम होगा। कैसे होगा? लिस्ट ये बन जाएगी, डायर की एबॉलिश हो जाएगी प्रोविंस में, डायर की एस्टेब्लिश हो जाएगी सेंटर में एस्टेब्लिश कर रहे हैं हम डायर की। जो पहले साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी कि उसमें हटा दो डायर की, हटा दी, यहाँ डाल दी। यहाँ पे डालने का सेंस क्या था? क्यों डाली? बट डाल दी, पर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई कभी। तीसरी, बाई कैमरलिज्म, डबल हाउसेस, फिर से डबल हाउसेस और डाल दो और दे दो, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बना दो, अपर हाउस बना दो, बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में, बिहार, आसाम, यूपी बना दो, दे दो। पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा लोग हैं, इनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ले लो और ले लो, दे दिया इनको। अभी भी हम डेयरी मिल्क से 5 स्टार पे आए हैं, अभी हम किटकैट पे आए हैं, अभी डेयरी मिल्क अभी भी नहीं मिली है हमें, ठीक है? अभी हमें इंडियन डोमिनियन नहीं मिला है, डोमिनियन इसके बाद मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जब इसमें फाइनली हमारा जिक्र होगा कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू, डिप्रेस क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट, वुमेन, लेबर क्लास, काउंसिल ऑफ इंडिया का एबॉलिशन हो चुका है, ठीक है? और फ्रेंचाइजी बढ़ चुकी है। अब वोट्स और 10% जनता दे सकती है। एक आरबीआई बनेगा, एक फेडरल कोर्ट बनेगा, एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा, यूपीएससी, पीएससी, और एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा। कोई 2 स्टेट्स आपस में मिलके जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना लें, चला लें, ऐसे काम करा लें, ठीक है? ये सारे फैक्ट्स हैं, ये सब आपके जो भी आपकी फेवरेट बुक है पॉलिटी की, उन सब में ये लिखे हुए हैं, ठीक है? पर मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है और जो रेलेवेंट है, जो ऑर्गेनाइज है और जो ज़रूरी है, ठीक है? ये एवरग्रीन टॉपिक है, इतना ही आता है, इसके ऊपर बाहर नहीं आएगा। हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? हाँ, फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, फाइनली वी कम टू आवर इंडिपेंडेंस। कहाँ 1773 से हम एक कहानी सुनते हुए आ रहे हैं और अब जाके हम देख रहे हैं कि एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट सामने खड़ा हो गया। फरवरी 20 सन 47 को फाइनली प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि हाँ ठीक है, 30 जून 1948 तक, अगले साल 1.5 साल बाद इंडिया से हम चले जाएंगे। ये अनाउंसमेंट हुआ, देश में मुस्लिम लीग ने आग लगा दी, जिन्ना ने आग लगवा दी और बोल दिया कि कुछ भी करना पड़ेगा, अब मरो मारो। ये दंगे शुरू हो गए, सब हर जगह लड़ाई झगड़े, आगजनी, सब चीज़ें शुरू हो गई। अब 3 जून को फिर बैठना पड़ा ब्रिटिश सरकार को इन लोगों के साथ, मुस्लिम लीग के साथ, कांग्रेस के साथ, कि क्या चाहिए तुम्हें, क्या क्या है, क्या तो क्यों हल्ला कर रहे हो? तो मुस्लिम लीग ने कहा कि देखो हमें तो अपना देश चाहिए, हम नहीं जानते, तुम्हें अपना देश चाहिए तो ले लो। तो उन्होंने कहा तो दे दो, कैसे दोगे? फिर आया माउंटबैटन प्लान। माउंटबैटन प्लान उसी दिन आया था, 3 जून को ही, और ब्रिटिश सरकार ने कह दिया था कि देखो तुम्हें अपना देश चाहिए ना, हाँ ठीक है, जो भी संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बनाएगी वो संविधान उस हिस्से पर लागू नहीं होगा जो इंडिया का हिस्सा बनना नहीं चाहता है। ठीक बात, अंडरस्टूड, ठीक है? लॉर्ड माउंटबैटन आखिरी गवर्नर जनरल थे हमारे, उन्होंने अपना माउंटबैटन प्लान दे दिया। उन्होंने कहा देखो ऐसा सुन लो, ठीक है, तुम दोनों अपना अपना हिस्सा ले लो, इंडिया अलग पाकिस्तान अलग, खुश? ओके, पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया, 2 डोमिनियन हो चुके हैं। वाइस रॉय साहब का ऑफिस खत्म, अब कोई वाइस ऑफ रॉयल्टी नहीं, कोई सेकंड टू द क्राउन नहीं, कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, कुछ नहीं, ओवर, खत्म, आउट, अब कोई नहीं होगा। इनका ऑफिस अबॉलिश हो गया, सेक्रेटरी का, मंत्री जी का। साथ ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की बनी, एक पाकिस्तान की बनी, जो अपने मर्जी का, अपने मुताबिक कानून बना सकती है, संविधान बना सकती है, कुछ भी बना सकती है, चाहे वो ब्रिटिश लॉ को ही अपना ले दोबारा, चाहे वो किसी भी लॉ को, ब्रिटिश के पुराने लॉ को अपना ले या हटा दे। साथ ही वो किसी भी लॉ को, इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ, बड़ी ट्रिकी चीज़ है ये कह रहे हैं कि आप किसी भी लॉ को हटा सकते हो, ब्रिटिश के बनाए हुए पुराने जितने अब तक 73 से लेके अब तक आपने जो लॉ देखे हैं, आप सबको हटा सकते हो, इवन इंडिपेंडेंस एक्ट को ही हटा सकते हो आप, अगर आपका मन नहीं है तो। अब जब ये बात कर रहे हैं
तो ये कुछ इशारे कर रहे हैं ऐसे इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस के लिए जो किसी से नहीं जुड़ना चाह रहे हैं. दैट वाज वेयर द कॉर्ड स्ट्रक. और ब्रिटिश की पैरामाउंसी खत्म हो गई कि आउट. अब ब्रिटिश पैरामाउंट नहीं है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इज सुप्रीम सॉवरन एंड द मोस्ट पावरफुल बॉडी. ये हमारे फाउंडिंग फादर्स होंगे. ये बैठ के 3 साल लेंगे और एक संविधान बनाएंगे जो जिसको हम भारत का संविधान कहेंगे और जो एक लिविंग बॉडी है, जो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है. ठीक है. बाकी डेटा. फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी. फर्स्ट गवर्नर लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबैटन. ठीक है. और एम्परर ऑफ इंडिया, ओ दिस, जो ब्रिटिश मोनार्क होते हैं, ब्रिटिश मोनार्क आज भी जो हैं, जो किंग चार्ल्स हैं, तो इनका एक फुल टाइटल होता है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड एंड ऑफ हिज अदर रेल्म्स एंड ओवरसीज टेरिटरीज किंग, हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ, डिफेंडर ऑफ द फेथ, एम्परर ऑफ इंडिया. अब उनके टाइटल में से ये नाम हट जाएगा. That's done. That's over. He is no longer Emperor of India. We will choose that if we want to remain in the Commonwealth or not. But we will remain in the Commonwealth only upon condition that we remain sovereign, that we are free to choose our own destiny. ये इसके बाद हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनते हैं आफ्टर इंटरिम गवर्नमेंट, आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, आफ्टर द फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, एवरीथिंग. तो हाँ, हमने देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो बहुत पावरफुल होते थे. एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. तो हमने पहली बात तो सबसे आते ही पहले ही बोली कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जो भी हेड है, वो खाली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, नॉमिनल हेड होगा, नाम का हेड होगा, डिज्योर, नॉट डिफैक्टो. डिफैक्टो पावर होगी खाली ग्रुप ऑफ पीपल में, ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियंस में. इसके अलावा किसी एक के हाथ में सत्ता एब्सोल्युटली कहीं नहीं जाएगी, किसी मोमेंट नहीं जाएगी, किसी बॉडी के थ्रू नहीं जाएगी. तो ये हमारे संविधान का एक ब्रीफ हिस्ट्री था. और अब मैं चाहता हूं कि आप उन क्वेश्चंस पे दोबारा जाओ जो हमने सबसे शुरू में देखे हैं, और उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का ट्राई करो. नॉनदलेस अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा देखूंगा एंड आई विल सी यू देयर. तब तक के लिए stay healthy, keep studying and do good. All the best.